अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तैयारी कैसी जा रही है? आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के टेस्ट और हर टेस्ट में 30 एमसीक्यूज हुआ करेंगे और उनको डिटेल से सॉल्व भी करेंगे और जहां पर शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होंगी वो भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो एज यूजुअल पहले हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये 30 एमसीक्यूज हैं, बेसिक मैथ है, जैसे कि नाम भी ज़रा बेसिक है, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, तो इस तरह के वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम आपके पास होंगे। तो मल्टीपल टॉपिक से मैंने प्रॉब्लम को चूज किया ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपका रिजल्ट जो है मैक्सिमम आए, आपके फुल स्कोर आए इन टेस्ट के अंदर। सो जस्ट लुक एट इट। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे क्वेश्चन कम्प्लेक्स भी होंगे, ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी इंशाल्लाह होगी। तो ये क्वेश्चन को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ जिस तरह यूजुअली करता हूँ हम, ठीक है। आप इसको खुद अटेम्प्ट करें, फिर सोल्यूशन को बाद में आपने देखना है, ठीक है। इसमें लॉगरिथम वाले भी हैं, इसमें सेट्स के फंक्शन, सेट्स के वाले भी प्रॉब्लम है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के भी हैं, सही है ना, और उसके अलावा ट्राइंगल्स के भी हैं, वॉल्यूम हो गया, इसके अलावा मैट्रिक्स का क्वेश्चन। आल दो मैट्रिक्स आप फील कर रहे होंगे शायद एडवांस मैथ में है, लेकिन ये 2x2 का सिंपल सा मैट्रिक्स है, तो ये बेसिक मैथ में आता है। यानी जो मैट्रिक या उससे नीचे चीज है क्लास 10, तो वो बेसिकली आपकी बेसिक मैथमेटिक्स में ही लाई करती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए 30 क्वेश्चंस, ठीक है, फर्स्ट टेस्ट के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो बातें मैंने आपको बतानी है कि मेरी पहले से प्लेलिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स पर, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये मेरी बेसिक मैथमेटिक्स की पहले की प्लेलिस्ट है। ये 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि फास्ट में भी नस्ट के जो NBS है उसमें बेसिक मैथ आती है, फास्ट में न सिर्फ आम टेस्ट में आती है बल्कि जो बिजनेस का प्रोग्राम होता है उसमें आपके पास 50 मार्क्स की बेसिक मैथ होती है। उसके अलावा ये कुछ प्रॉब्लम है, परसेंटेज प्रॉब्लम, यहाँ पर भी सेट की बुक से लिए गए हैं और ये भी शायद सेट की बुक से लिए गए थे, ठीक है। इनको देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन एक है लॉगरिथम का, छोटा सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। उसके अलावा फिर भी 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है, PPSC कराल पटवारी का टेस्ट हुआ था, उसके कुछ MCQs हैं बेसिक मैथ के, तो इसको भी देखिएगा और ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आल दो इसमें व्यूज ना होने के बराबर है, इसके व्यूज फिर भी बेहतर हैं एनी हाउ, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपको कुछ समझा रहा है तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ मेरी वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो इंटर टेस्ट वाली जो टैब है वहां पर फास्ट एनयू में जाएं, तो इसमें जो PDF में अपलोड करता हूँ क्वेश्चन की, फिर उनका जो मैं सोल्यूशन बनाता हूँ हैंड रिटन, तो ये दोनों अपलोडेड होते हैं। तो ये 2 टेस्ट हैं, ये देखें, एक सिंपल ग्रेड वाले थे, एक दूसरे थे। ये ओरिजिनल टेस्ट भी फॉर्म में अपने मौजूद हैं और इसके साथ साथ आपके पास जो मैं सॉल्व उनको करता हूं तो वो सॉल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर के उनको आगे क्या करना है, उनकी तैयारी कैसे आपने करनी है। अगर आप मुझसे लाइव सेशन करना चाहते हैं 1 to 1, ठीक है, तो आप बुक सेशन कर सकते हैं। इसमें फायदा ये होगा कि सिर्फ 500 रुपए के अंदर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, ये नहीं कि एक क्वेरी, आपकी 4-5 क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट्स हैं, आपने आगे डिग्री परसू करनी है या कोई टॉपिक इवन समझना है, आल दो वो मैंने यहाँ पर शामिल किया हुआ है, लेकिन फिलहाल आप चलो कोई टॉपिक भी समझना है, आपने कुछ चैप्टर आपको नहीं आता, उसमें आपने इंसाइट्स लेनी है, मुझसे टिप्स लेनी है, तो आप 500 ये बुक करके आप मुझसे 1 to 1 सेशन रख सकते हैं। लिखा इसमें 20 मिनट हुआ है, लेकिन आधे घंटे तक हम इंशाल्लाह इसको ले जा सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे आपको पसंद होता है, वैसे मेरे पास इतना टाइम होता नहीं बाय द वे कि मैं जो है एक एक को रिप्लाई करूं, क्या जैसे टाइम आ रहा है, टाइम काफी जो है ना वो कंजेस्टेड है और बिजी शेड्यूल है, तो आप जो डेडिकेटेड बंदा करना चाहता है सीरियस, वो फिर इधर आए, अदरवाइज फिर आप ये YouTube वीडियोस पर ही रिलाई करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआ आपके साथ है। सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। जी पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ टैप फिल्स अ टैंक इन 8 hours एंड अनदर empties the full tank in 16 hours. If the tank is empty and both taps are opened, in how many hours will the tank be filled? अब हो क्या रहा है कि एक टैंक आपके पास, एक टैंकी है, टैंकी हम बना लेते हैं बेसिकली। अब टैंकी ऐसे बना लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है, घड़ा सा ही बन गया बेसिकली, ठीक है। तो एक टैप है जो कि इसको फिल कर रही है, यहाँ पर जो है ना एक टैप है, टैप से बनानी आती नहीं मुझे, ये इसको फिल कर रही है, और एक टैप है जिसको एम्प्टी कर रही है। लेट्स से आपके पास यहाँ पर एक टैप है जैसे पानी निकल रहा है, ठीक है। अब एक से पानी इन हो रहा है, एक से निकल रहा है। अच्छा, जो फिल कर रही है वो 8 hours में फिल करती है और जो एम्प्टी कर रही है वो 16 hours में, यानी आप देखें ना डबल है। तो फिल करने के लिए आपको 8 घंटे चाहिए, एम्प्टी करने के लिए आपको 16 घंटे चाहिए। इसका मतलब है ये वाला जो है ये टैप बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा टैप है और यहाँ से ज्यादा पानी जो है इसमें आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम दोनों को इकट्ठा ओपन कर लिया, यानी इस टैंकी को आप फिल भी कर रहे हो और साथ एम्प्टी भी कर रहे हो, सही है ना? तो यानी अक्सर इस तरह होता है ना कि आपका पंप भी चल रहा होता है, पानी आ भी रहा होता है टैंकी में और साथ साथ आपने नलकी भी ओपन की होती है, टैब भी ओपन किया होता है, पानी उसमें से आप यूज भी कर रहे होते हो, ठीक है? तो इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड? अच्छा, अब इसका शॉर्टकट भी है और इसका इंट्यूटिव सोल्यूशन भी है। मैं पहले शॉर्टकट आपको बताता हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई टैंक है वगैरह, फॉर एग्जांपल सिस्टर्न वगैरह है, जिस तरह की टैंकियां होती हैं, ठीक है, या आपके पास सिस्टर्न कहते हैं जो वॉशरूम के अंदर जो फ्लश सिस्टम होता है उसमें जो पानी इकट्ठा होता है जहां पर, उसको भी सिस्टम कहते हैं। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें पानी इन भी हो रहा है, पानी आउट भी हो रहा है, ठीक है, आप फिल भी कर रहे हो, एम्प्टी भी कर रहे हो, तो उसमें हमें नंबर ऑफ आवर्स अगर कंप्यूट करना है, बेसिकली ये वर्क है ना कि कितना टाइम आपको काम करना पड़ेगा कितने टाइम के अंदर, ठीक है? तो उसका क्या सिंपल तरीका है कि आप दोनों को करोगे मल्टीप्लाई, यानी फिल कितने में कर रहे हैं, 8 घंटे में फिल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय एम्प्टी कितने में कर रहे हैं, 16 घंटों में, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, एंड डिफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव, डिफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये 16 है, ये 8 है, बिकॉज एक फिल कर रहा है ना, एक फिल कर रहा है, एक इन कर रहा है, एक आउट कर रहा है, ठीक है? तो एक इन कर रहा है, एक आउट कर रहा है, तो दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं ना भाई, एक फिल कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इस वजह से नीचे डिफरेंस आएगा। तो 16 माइनस 8, बस ये डायरेक्ट रूल हो गया। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय कितना आ गया, 8, 8 से कट गया, आंसर इज 16 आवर्स। सो डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, एक तो ये तो शॉर्टकट हो गया। अब इसकी इंट्यूटिव जो है, इंट्यूशन कैसे बिल्ड करनी है, अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, याद रखें जब भी आपको कोई चीज बताई जाए ना कि ये इतने टाइम में हो रही है, यानी बेसिकली काम है ना, तो जब भी आपको काम बताया जाए कि यार ये काम इतने टाइम में हो रहा है, ये टैंकी इतने टाइम में फिल हो रही है, इतने घंटों में, और ये टैंकी इतने टाइम में खाली हो रही है, या कोई भी काम इतने घंटों में हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है ना यूनिट वर्क निकालते हैं कि 1 आवर में कितना काम हुआ। देखें, टैंकी फुल हुई। अब ये सेकंड मेथड है जो कि नॉर्मल अप्रोच होती है, जिस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते होते हैं, ठीक है, वो तो डायरेक्ट अप्रोच बता दी। सेकंड में अब अगर आपको पता है ना कि टैंक इज फुल इन 8 आवर्स, ठीक है, तो 8 आवर में टैंक आपका फुल हो रहा है। 8 आवर्स लगते हैं क्या करने के लिए, टैंक को फुल होने के लिए, ठीक है, तो टैंक बल्कि 8 आवर, इट टुक 8 आवर्स टू फिल अ टैंक, ठीक है, ये सिंपल समझाने के लिए कह रहा हूं। तो हमने 1 आवर में देखना कितना काम हुआ, यानी टैंकी फुल हो जाएगी 8 घंटों में, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 आवर का रेट पूछना है, 1 आवर में कितना काम हुआ, हाउ मच वर्क इज डन इन 1 आवर, यूनिट वर्क आपने बेसिकली निकाला है, 1 घंटे में कितना वर्क डन इन 1 आवर, वो कितना होगा, वो क्योंकि 8 घंटे थे तो 1 आवर के निकालेंगे तो वर्क क्या है, 1/8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 घंटे में आपका 100% काम हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 8 आवर्स इज इक्वल टू 1 वर्क, 1 वर्क का मतलब, कहने का मतलब ये है कि 100%, 100% क्या होता है, 100/100 वो 1 होता है। आपका क्या ख्याल है, 100% क्या होता है, 1, यानी कंप्लीट काम हो गया, 100% काम हो गया कितने घंटे में, 8 घंटे में। 1 घंटे में काम कितना हुआ, 1/8 हुआ ना, उसका 8वां हिस्सा हुआ 1 घंटे में, यूनिट वर्क निकाल लिया। चलो जी, ये हमने कब निकाला, ये फिलिंग के लिए निकाला, ठीक है, ये फिलिंग जब टैंकी कर रहे थे तो 1 घंटे में इतना काम हुआ। इसी तरह हम टैंकी को एम्प्टी कर रहे हैं तो 16 आवर्स लग रहे हैं टू एम्प्टी द टैंकी, टू एम्प्टी, टैंक को एम्प्टी करना है, तो आपको यानी फुल टैंक को आपने एम्प्टी करना है ना, टू एम्प्टी टैंक, तो यानी कंप्लीट काम करने के लिए आपको 16 घंटे लग रहे हैं, 100% टैंकी को खाली करना है आपने। अच्छा, तो 1 घंटे में देखेंगे कि 1 घंटे में टैंकी कितनी खाली होगी, 1/16 पार्ट खाली हो जाएगा, यानी 16 पार्ट टोटल है, 1 घंटे में 1 पार्ट खाली होगा। क्या ख्याल है, तो इतना काम हमने निकाल लिया टैंकी को एम्प्टी कर। सो वंस आपने ये कर लिया, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ना पर आवर निकाल लिया, तो अब हम वर्क डन पर आवर निकाल लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड वर्क हुआ पर आवर, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्क कि 1 घंटे में कितना काम हुआ पर आवर, क्योंकि हमने पर आवर के हिसाब से ये चीजें निकाली हुई हैं, पर आवर वर्क कितना हुआ, ठीक है। सो पर आवर के हिसाब से क्या होगा, अब देखें ये टैंक फिल हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है, पानी इन हो रहा है और यहां से पानी आउट हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो टैंकी जो टैप फिल कर रहा है उसको लिखेंगे पॉजिटिव और इसको लिखेंगे नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज ये पानी ऐड कर रहा है, ये पानी सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये उसमें से एम्प्टी कर रहा है, उसको ये फिल कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, तो बेसिकली 8 2s are 16, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2
वैसे भी इसको 16 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे भी और ऊपर भी कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 1, दैट इज 1/16। यानी पर आवर 16th पार्ट काम हुआ, तो इसका मतलब है टोटल काम के लिए कितने घंटे लगेंगे? 16 घंटे लगेंगे। हैंस टैंकी को फिल करने के लिए कितने घंटे लगे? 16 आवर्स, क्योंकि सारा जो काम एक घंटे में इतना काम हुआ, एक घंटे में 1/16 काम हुआ। ठीक है, तो अगर आपने पूरा काम करना है तो 16 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 16 घंटे। तो ये एक डिटेल्ड सोल्यूशन था आपके पास, और ये शॉर्टकट था कि जब आपके पास एक चीज पॉजिटिव हो रही हो, एक नेगेटिव हो रही हो, एक में आप ऐड कर रहे हैं, दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का डिफरेंस। सो इस वजह से ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर गिवन, और जो सम ऑफ फर्स्ट 3 इंटीजर्स है वो 27 है। व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 3? क्योंकि टोटल 6 थे, तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप किसी भी इंटीजर को लेट से n या x ले लो, तो हमारे पास पहला इंटीजर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, और अगला क्या आ जाएगा? अगला आ जाएगा n+1, फिर n+2, फिर n+3, फिर n+4, फिर n+5। ये 6 बन गए, ये 3 ये हो गए, और ये आखिरी 3 है, और ये फर्स्ट 3 है। तो जो फर्स्ट 3 का सम है वो हमें पता है कितना? 27। लास्ट 3 का सम हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। इनका सम हमने क्या करना है? कंप्यूट करना है। ये इंडिविजुअल है, इनको ऐड करेंगे, तो इसका मतलब n का पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। और हमें बताया गया पहले 3 का जो सम है वो कितना है? 27। तो इनको ऐड कर दो, इनको ऐसे करके क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये n 3 दफा आ रहा है, तो आ जाएगा 3n प्लस, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, 3n + 3 = 27। यहां से आपके पास n आ जाएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 3n = 24, और यहां से n आपके पास कितना आ गया? 8। अब हम क्या करेंगे? यहां पर पुट कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो एक तो हमने 2 काम करने हैं, एक तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि n कितने हैं। तो 1 2 3 n है, तो 3n आ जाएगा, 3n प्लस, वैसे उधर इतनी करने की जरूरत आपको नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं, उधर डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो 3 + 4 कितने हो गए? 7, 7 + 5 12 होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये लास्ट 3 इंटीजर का सम है, इसमें n की वैल्यू पुट कर दो। जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 × 8 + 12, तो ये 24 + 12 36, आंसर आ जाएगा 36। कितना? सो जो लास्ट 3 इंटीजर्स है उनका सम कितना है जी? 36। सी इज द राइट आंसर। सी हमारा क्या आ गया जी? आंसर आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी था बाय द वे, ये वाला पहले वाला, लेकिन ये ज्यादा आसान है अगर आपको बेसिक स्टोरी बहुत आती है तो। MCQ नंबर 3, a man can complete a job in 4 hours, B can complete in 6 hours, how much time will they take together to finish the job? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, और ये भी वर्क वाला क्वेश्चन है। जिस तरह पहला क्वेश्चन किया, इसमें भी काम हो रहा था ना, टैंकी को फिल करने के लिए कितने घंटे चाहिए, एम्प्टी करने के लिए कितने घंटे चाहिए, और इसमें एक बंदा काम कर रहा है इतने घंटों में कंप्लीट, दूसरा बंदा कंप्लीट काम इतने घंटों में कर रहा है, मिल के करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब देखें, ये तो मिल के कर रहे हैं और काम को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। टैंकी फिल और एम्प्टी करना वाला अपोजिट प्रोसेस था, और ये सेम डायरेक्शन में प्रोसेस है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसमें हम एडिशन करेंगे। तो ट्रिक जो मैंने बताया आपको, इसके लिए जो ट्रिक बताया वो क्या करेंगे कि अगर आपने टाइम निकालना है कि कितने घंटों में काम होगा, तो उधर क्या किया था? दोनों का प्रोडक्ट, तो यहां पर भी दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, ये कॉमन चीज आ गई। वहां पर हमने डिफरेंस किया था क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी ना। ठीक है, एक बंदा फिल कर रहा है, दूसरा एक टैप फिल कर रहा है, दूसरा एम्प्टी कर रहा है, लेकिन इसमें सेम ही काम आप कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को ताकि काम को फिनिश किया जाए। तो नीचे एडिशन होगी, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 2.4 आवर्स। क्या ख्याल है? तो ये आपका क्या आएगा? 2.4। अच्छा, अब 2.4 को उसने मिनट में लिखा हुआ है, तो ये 2 आवर्स नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑल दो ये आपके पास 0.4 आवर है ना, 0.4, और हर आवर में कितने होते हैं? 0.4 कहते हैं, आपके पास आ जाएगा 4/10, क्योंकि पॉइंट को मैंने खत्म कर दिया। आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 से कट गया, 6 × 24, तो 24 मिनट बनते हैं। कितने मिनट बनते हैं? 24 मिनट। तो देखें 24 मिनट्स आपके पास आ गए। तो ये डायरेक्ट मेथड है और इसी को ही आप यूज करें। अगर आप चाहते हैं नहीं यार मैं तो ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं तो वैसे करना चाहता हूं, तो आपकी मर्जी। तो उसके लिए आपको यूनिट वर्क निकालना पड़ेगा कि 1 घंटे में कितना काम हुआ, 1 घंटे में, 1 यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ बेसिकली। तो उसका तरीका क्या होता है? ये टोटल वर्क है, इसको आप कह दें लेट्स से 1/t, 1/t इज इक्वल टू रेट निकालना है ना, तो
पहले घंटे में पहले बंदे ने 1 घंटे में कितना काम किया, 1/a + 1/b। तो इसका ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, यानी 1 टोटल टाइम कितना लगा, ए कितना टाइम लगा रहा है 1 घंटे में, कितना पोर्शन कर रहा है वर्क का, वो 4th पार्ट कर रहा है, क्योंकि 4 घंटों में मुकम्मल काम कर रहा है ना, ए 4 घंटों में, तो 1 घंटे में चौथाई हिस्सा काम हुआ, 1/4 काम होगा। बी जो है वो 6 घंटों में मुकम्मल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम हुआ, ये वर्क डन पर आवर बेसिकली हम निकाल रहे हैं। तो 1 घंटे में उसके फिर 6 पार्ट उसका होगा, छठा हिस्सा सिर्फ होगा, क्योंकि 6 घंटे लग रहा है मुकम्मल, 1 घंटे में छठा हिस्सा का हो गया। तो अब आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 4 3s are 12, यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 6 2s are आपके पास आ जाएगा कितना, 6 2s are 12। तो आपके पास ये बन गया 5/12। तो इसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आ जाएगा 12/5। क्या ख्याल है, 12/5। तो 12/5 को, इसको अगेन वही काम जो मैंने उधर किया था, मैंने 10 बना दिया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ताकि आपको डिवाइड ना करना पड़े। तो 24/10 करेंगे तो अगेन यू गेट 2.4 आवर्स, और इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, 2 आवर्स और कितने मिनट आ गए थे, 24 मिनट्स आ गए थे। ठीक है, अच्छा इसमें 0.4 आवर 24 मिनट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। तो दोनों में से जो मर्जी यूज करने, लाजमी आपने पहले एडिशन करनी है फ्रैक्शंस के अंदर, फिर रेसिप्रोकल करना है, तो यूज दिस रूल। और इसके वेरिएंट्स भी बड़े होते हैं, यानी ये तो बड़ा बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, और इसके वेरिएंट्स भी आता है, लेकिन मेरे ख्याल में फास्ट में इतना ही अगर आप कर ले तो काफी हो जाएगा। इसके वेरिएंट्स हम फिर किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। एक आधा क्वेश्चन चलो मैं नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें ऐड कर लूंगा, ताकि इसका एक और फ्लेवर भी आपको नजर आ जाए। एमसीक्यू नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और बड़े स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल वे इंशाल्लाह। इफ 1200 men in a fort have provisions for 28 days, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक जो है किला है, ठीक है, कोई घर है या फोर्ट है, बंगला है, जो भी कह दें आप, उसमें 1200 बंदे हैं, और उनके पास जो राशन है, प्रोविजन का मतलब उनके पास जो खुराक है, फूड है, वो 28 डेज के लिए है। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन गुजर गए, 300 मैन लीव द फोर्ट, फोर्ट से 300 बंदा चला गया। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट नाउ, कितना जो फूड है वो रहेगा आपके पास, कितने दिन चलेगा राशन, आपने ये निकालना है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना पहले अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आपके पास ये टाइम हो, डेज क्या, डेज टाइम है, वर्क आपके पास, और टाइम जो होता है ना हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेज में आपके पास टाइम, डेज आता है, आवर्स आते हैं, मिनट आते हैं, वीक्स आते हैं, ठीक है, मंथ्स होंगे। तो याद रखें एक चीज, और ये क्या है, ये लोग खा रहे हैं ना, लोग खाना खाएंगे, क्या ख्याल है, तो जो वर्क होगा, यानी फूड बेसिकली खाना खाने को वर्क कह रहा हूं, वर्क इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये हमेशा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हमेशा याद। और टाइम में क्या है, टाइम में आपके डेज होंगे, टाइम में आपके आवर्स होंगे, एंड सो ऑन, बाकी जो भी यूनिट होता है। कैसे भला, इसकी कॉमन इंट्यूशन क्या है, मिसाल के तौर पर आपके पास 2 दोस्त थे, 2 दोस्त टेबल पर बैठे हुए खाना शाना खा रहे हैं, कोई बर्गर शर्गर खा रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं। लो जी, इधर से इनके 3 दोस्त और आ गए, तो अज्यूम करते हैं कि ये 2 दोस्त पहले खाना खा रहे थे, पिज्जा खा रहे थे, या कोई भी बिरयानी खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, तो इनको 5 मिनट्स लगते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 5 मिनट्स लगते हैं इनको, वो एक प्लेट में खा रहे थे फॉर एग्जांपल, या एक पिज्जा तक खा रहे थे, 5 मिनट लगते हैं जॉब फिनिश करने के लिए, खाना खाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, 3 बंदे ऊपर से और आ गए उस, ठीक है, खाना खाने से पहले, यानी अगर ये खाना स्टार्ट करते तो 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते, लेकिन 3 बंदे और आ गए, 3 बंदे और आ गए उसी टाइम पर। अब इन्होंने सेम पिज्जा खाना है, तो मुझे बताया क्या 5 मिनट लगेंगे, कम लगे, खुद कॉमन सेंस देखें। अब बंदे 2 की जगह 5 हो चुके हैं, पिज्जा वही है, साइज वही है, यानी आपके पास क्वांटिटी वही है, तो जल्दी खत्म हो जाएगी ना। यानी ज्यादा बंदे अगर रोटी खाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर एक बंदा खाता, यही आप देखें, अगर एक बंदा वही खा रहा होता तो इट टेक्स टू मच टाइम, ज्यादा खाएंगे जल्दी खत्म हो जाएगा। ये वर्क और टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। ये पहली इंपॉर्टेंट थिंग है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आते हैं, कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1200 बंदे 28 दिन के लिए उनके पास राशन है, यानी हमारे पास 1200 मैन है, ये समझा रहा हूं आपको सिंपल, और ये चल सकता है 28 डेज के लिए उनका राशन, ठीक है जी, ये उसने पहले बता दिया। नेक्स्ट, आफ्टर 4 डेज, 4 दिन गुजर गए। अब मुझे एक चीज बताएं, 4 दिन जब गुजर गए तो अब हमारे पास जब 4 दिन गुजर गया तो पीछे कितने दिन रह गए, हमारे पास 24 डेज रह गए, जब 4 दिन गुजर गए, ठीक है, 4 दिन। तो इसका मतलब है इन 4 दिनों में 1200 बंदों ने खाना खा लिया। कितने खाना खा लिया, इन्हीं पूरे 1200 बंदों ने खाना किया,
यानी 4 दिनों के बाद सिचुएशन ये हुई कि बंदे हमारे पास 1200 हैं और कितने दिनों का राशन पीछे बच गया, 24 डेज का राशन बच गया। जिस तरह यहां पर बताया कि 2 बंदे 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे, या 5 मिनट तक खाएंगे वो, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो 1200 मैन है और अब जो राशन बच चुका है, क्योंकि 4 दिन तो चले गए, अब हमने क्वेश्चन में देखें क्या निकालना है, हमने निकालना है कि हाउ लॉन्ग विल फूड लास्ट, कितने दिन चलेगा। तो जब 4 दिन गुजर गए तो करंट हमारे पास 24 दिन का राशन मौजूद है और बंदे कितने हैं, बंदे 1200 हैं। यानी यहां पर बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, किसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और पहली कंडीशन क्या गिवन है कि अगर बंदे 1200 हों, बंदे कितने हो, 1200, तो जो फूड है वो लास्ट कर सकता है 24 डेज के लिए, 24 दिनों के लिए खाना इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या, कि 300 बंदा चला गया, 300 बंदा चला गया। जब 300 बंदा चला गया तो बंदे कम हो गए, बंदे कम हो गए, बंदे कितने हो गए, 900 हो गए। 300 क्या कर दिया हमने, उनको माइनस कर दिया। पहली कंडीशन क्या की थी कि क्योंकि 4 दिन तो गुजर गए, उन्होंने खा पी लिया, ठीक है, डिकार मार के उन्होंने हजम कर लिया। अब पीछे 24 डेज रह गए, बंदे 1200 हैं। यानी अगर आपके पास 1200 बंदे हैं, 24 डेज फूड सर्वाइव कर सकता है। लेकिन हुआ क्या कि 300 बंदे नस गए, चले गए, छुट्टी पर चले गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वही खाना जो कि पहले 24 दिनों के लिए था, 24 दिन तक चलना था, अब वही खाना 900 बंदों के लिए कितने दिन चलेगा। आप खुद अंदाजा लगाए कि 1200 बंदे अगर 24 दिन राशन खा सकते थे तो 900 बंदे कितने दिन तक खाएंगे। क्या कम होंगे, ज्यादा, अगर बंदे कम हुए तो टाइम बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क और टाइम, ठीक है। आपका जो बंदे हैं तो इस वर्क को आप बंदे कह दें, बेशक आप वर्क, बेसिकली वर्क कौन करते हैं, बंदे काम करते हैं या मशीनें काम करती हैं, क्या क्या ख्याल है। तो मैन अगर आपके कम हुए तो टाइम फिर क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर 24 से ज्यादा ही आपका आएगा। तो इस वजह से इसके 2 तरीके हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनल को आप 2 तरीकों से सॉल्व करते हो। कैसे, पहला मेथड ये है कि आपके पास मैन 1, यानी पहले जो बंदे जिक्र हुए वो कितने टाइम के लिए, टाइम 1 या डे के लिए, डे 1 कह दे, बेशक D1 या डे 1 कह दे, टाइम में आवाज आ सकते हैं, मिनट्स, वीक्स, डेज, कुछ भी, इज इक्वल टू मैन 2 और डे 2, कितने डेज के लिए, कितने टाइम के लिए। पहला ये तरीका है। तो कितने बंदे थे जी, ये कब यूज करना है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। क्या, इनवर्सली, ये नहीं है कि डायरेक्टली में भी आपने इसको यूज करना है। पहले कितने बंदे थे जी आपके पास, पहले हमारे पास बंदे थे 1200, कितने, 1200, और कितने दिनों के लिए खा सकते थे, 24 दिनों के लिए, क्योंकि 4 दिन तो गुजर गए। 28 का कहीं यहां पर यूज नहीं होना, क्यों, आपने पूछा गया कितने दिन सरवाइव कर सकता है खाना, कितने दिन चल सकता है 4 दिनों के बाद। अब ये 4 दिन तो चले गए, अब इसको हमने शामिल नहीं करना, ये कंफ्यूजन आपने शामिल नहीं करनी, और ये 28 डेज को शामिल नहीं करना, बल्कि 28 - 4, 24 को हम कर रहे हैं ना। हम इस 4 को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, बल्कि इस 28 में से 4 को माइनस कर रहे हैं। 28 का जिक्र कहीं भी हमने नहीं करना, क्योंकि खाया जा चुका है, वो गुजर गया। हम आगे प्लान कर रहे हैं कि आगे कितने दिन लगेंगे। और मैन 2 कितने रह गया, 300 चले गया, पीछे 900, और अब कितना टाइम खाना चल सकता है, ये x निकालना है आपने। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 900, 2020 से कट गई, ठीक है। और 3 को काटें, 3 3s are 9 और 3 4s are 12, 3 1s are 3 और 8 3s are 24, तो 8 4s are 32। तो 32 डेज के लिए खाना चल सकता है भाई आपका। ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड रेशो प्रोपोर्शन का एक और है, वो आपको बताता हूं। उसमें हम बेसिकली एक चार्ट सा बनाते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हम बनाएंगे मैन, यहां पर बनाएंगे मैन, यहां पर बनाएंगे डेज, जो भी टाइम होगा, ये वर्क है, ये टाइम है, वर्क बेसिकली बंदे करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो वैसे वर्क के पार्ट भी होते हैं कि इतना काम होगा, उसमें 3 कैटेगरीज बाद देखेंगे, ठीक है। तो मैन डेज हमेशा इनवर्स होता है। तो पहले कितने थे हमारे पास, पहले 1200 बंदे थे, कितने दिनों के लिए, ये 24 दिन खा सकते थे। लेकिन हुआ क्या, 300 बंदे चले गए, 300 बंदे चले गए, पीछे आपके पास 900 रह गए बंदे, और कितने दिन हमें नहीं पता। अच्छा, अब ये हमने ना मैन और डेज में रेशो, ये मैन की रेशो है और ये प्रोपोर्शन होती है, इसको इक्वल भी कहते हैं, इक्वल साइन भी लगाते हैं इसमें, और ये मैन की रेशो है, ये डेज की रेशो हमने बना दी, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक्स निकालना है तो याद रखें, ये एरो हम एक लगाते होते हैं, ये हमेशा हम डाउन टू अप लगाते हैं। ये रेशो डेज की है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हम ये करना चाहेंगे x/24,
कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि x निकाला है ना, इसका मतलब है कि आप एक फ्रैक्शन बनाओगे, एक फ्रैक्शन, क्योंकि एरो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये x टॉप पर आ जाएगा और ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है तो नंबर का 24 ये इधर आ जाएगा। तो यहां से न्यूमरेटर है जिस डायरेक्शन से एरो स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि ये फाइंड करना है इस वजह से ये लिख लिया, तो ये हमेशा x वाला एरो डाउन से अप ही जाएगा। अब यहां पर एरो कैसा आएगा, क्या सेम डायरेक्शन में आएगा या अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तो इनका रिलेशन डायरेक्ट है, अगर रिलेशन क्या है डायरेक्ट, फिर सेम डायरेक्शन में आएगा। लेकिन हमें पता है कि बंदे कम होंगे खाना ज्यादा दिन चलेगा, बंदे ज्यादा होंगे खाना कम दिन चलेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये क्या आपस में कहने का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो एरो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर डायरेक्ट होता, मिसाल के तौर पर 5 पेंसिलें थी 10 रुपए की आती, 20 पेंसिलें कितनी में आएंगी, वो डायरेक्ट है, पेंसिल बढ़ रही है पैसे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने चिकन लाना है तो अगर 1 किलोग्राम चिकन आपके पास 500 का है तो 20 किलोग्राम चिकन कितने का होगा, वो फिर आपको उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैन और डेज में हमेशा इनवर्स होता है, तो एरो हमेशा अपोजिट होंगे। यहां से एरो स्टार्ट हो रहा है तो ये 1200 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 900, ऐसे भी आप कर सकते हो। एक्स निकालना है तो देखो 2 0 2 0 से कट गई, इनको काट ले आपस में, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 3 are 12, 3 3 are 9 और 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 3 1 are 3, 3 8 are 24 और 4 जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। याद रखें जब डिनोमिनेटर हो तो ऐसे कटिंग हो सकती है, ये आपस में कट सकते हैं। व्हाई, बिकॉज ये इधर डिनोमिनेटर में, उधर जाके इसने मल्टीप्लाई होना है ऐसे करके, क्या ख्याल है, इसने इसे जाके ऐसे मल्टीप्लाई होना था 12/9 into 24, तो मैंने उधर ही कटिंग कर ली। एनी हाउ इट इज अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, दोनों तरीकों समझा दिया और बता दिया कि मैन एंड वर्क, मैन एंड टाइम हमेशा इनवर्स होंगे। मैन एंड टाइम, टाइम में आवर्स हैं, डेज हैं, वीक्स हैं, मिनट्स हैं, कुछ भी है तो ये इनवर्स प्रिपरेशन होते हैं। और बाकी प्रोसीजर मैंने आपको इसी तरह समझा दिया, बता दिया कि 28 क्यों नहीं आएगा, 24 आएगा, क्योंकि 4 दिन गुजर चुके। समझ आ गई। MCQ number 5 is an again interesting question, important है। A small circle with center C, ठीक है, touches a large circle internally and passes through the center O of the large circle. This is an important question. If the area of the smaller circle is 200 centimeter square, find the area of the larger circle. ठीक है, अब यहां पर छोटी सी एक चीज अगर आपको पता चल जाए तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक तो इंटरनली कट कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो छोटा सर्कल है वो पास कर रहा है बड़े सर्कल के सेंटर से, ओ से। अब इफ यू जस्ट लुक द रिलेशन बिटवीन द टू रेडियाई, आप देखें तो यहां पर देखें एक चीज, ये जो है ये आपके पास जो है ये छोटे सेंटर से, सर्कल सेंटर से उसका रेडियस है, क्या ख्याल है, ये उसकी बाउंड्री है ना। इसी तरह ये भी उसका क्या है, रेडियस है, ठीक है, ये भी क्या है, छोटे का रेडियस है, यानी छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो छोटा आर है। और यही अगर आप देखें बड़े सर्कल का जो सेंटर से रेडियस उसका बनता है, इन बाउंड्री से सेंटर तक डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है। तो बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस अगर बड़ा r लिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 2r के बराबर हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज ये आपके पास बेसिकली बनता है, ये बड़े सर्कल का रेडियस बनता है कैपिटल R, और ये क्या है, ये छोटे सर्कल का रेडियस है छोटा r। तो अगर 2r होगा या 2 छोटा r होगा तभी बड़ा r बनेगा। तो ये कंडीशन यहां से पता चल रही है हमें। इसका अगर हमें सेंटर ना भी बताया जाता और सिंपल ये बताया जाता कि भाई इसका सेंटर C नहीं है, बल्कि बस इसका जो ये जो सरफेस है, सर्कमफेरेंस है, बाउंड्री है, वो पास कर रही है बड़े सर्कल के सेंटर से, यानी बड़े सर्कल के सेंटर से छोटा सर्कल पास कर रहा है और वो इंटरनली आपस में टच हो रहे हैं, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू है, ठीक है। तो वो तो मैंने इलेबोरेट आपको कर दिया, बता दिया। तो अच्छा, अब इसके बाद वंस ये पता चल गया, अब सर्कल का रेडियस आपको पता है, सर्कल का एरिया पता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। छोटे का ये हो जाएगा, बड़े का ये हो जाएगा। तो जब हम रेशियो लेंगे तो पाई तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस का स्क्वायर है वो मैटर कर रहा है। अगर आपके पास r इज इक्वल टू 2r है तो इसका क्या मतलब है कि अगर r ओवर r निकालेंगे रेडियस की रेशियो वो 2 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इस एरिया के अंदर स्क्वायर यूज हो रहा है। इफ यू टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ, आपके पास r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर 4 के बराबर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बड़ा सर्कल है उसका जो एरिया होगा वो 4 टाइम्स होगा छोटे सर्कल के एरिया के। समझ आ गई है बात की। तो अगर ये 200 है तो 200 को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा,
800 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर था। तो कैसे पता चला? बिकॉज जो रेडियस की रेशियो है, अगर आप रेडियस की रेशियो निकालें, r ओवर r हमने लिखा ना इज इक्वल टू, तो ये रेशियो आपके पास आती है r रेशियो r इज इक्वल टू 2:1। अगर के पास ये रेशियो 2:1 है, तो जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा r स्क्वायर और r स्क्वायर, तो आपके पास 4:1 आ जाएगा। बिकॉज जो एरिया होता है ना वो लेंथ का स्क्वायर होता है, उसकी रेशियो के बराबर होता है। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है उसमें क्यूब डाल देंगे। तो आप सिंपल देखें, आप इसमें भी पाई से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी पाई से, वो तो एक ही कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस उसका जो एरिया है वो 4 टाइम्स है छोटे सर्कल के एरिया से। सो आई ट्राई माई बेस्ट आपको समझाने की कोशिश की। और ये मैंने ये आपको बताया कि अगर आपको पास ये ना भी बताया जाए ना कि इसका सेंटर सी है, तो फिर भी आप आराम से कर लेंगे, ये आपके पास जो है बड़ा सर्कल है लेट से, और ये आपके पास छोटा सर्कल है, ये बन गया। और इसका जो बाउंड्री है वो बेसिकली बड़े सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, बड़े सर्कल के सेंटर। जब ये कंडीशन आपके पास हो तो अंडरस्टूड है कि आपके पास r इज इक्वल टू 2r होगा। बड़े सर्कल का रेडियस इक्वल 2 टाइम्स छोटे, उसके लिए आपने खुद भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियस r बन गया, और यहां से भी यहां तक क्या बन गया, r बन गया। ठीक है, तो बड़ा रेडियस जो है 2r के बराबर हो गया, सो ऑन। ठीक है जी, तो दैट्स व्हाई आंसर इज 800। MCQ नंबर 6 हमारे पास है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर Amir takes 2 hours more than Hamid. If Amir doubles his speed, he would take 1 hour less than Hamid. Amir's speed is. तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। याद रखें, आपका जो फार्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको इसका पता है ऑलरेडी, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज नोट करें कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इतना डिस्टेंस कवर करना है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें आमिर की स्पीड फाइंड करनी है। हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि जो आमिर को टाइम लग रहा है वो आपके पास a लग रहा है और हमीद को टाइम लग रहा है h। तो इसका मतलब है जो आमिर की स्पीड हम निकालेंगे, आमिर स्पीड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 30 किलोमीटर है, और टाइम हमने निकालना, उस टाइम को हम a का नाम दे देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस t लिख रहे हैं, t1 t2 लिख रहे हैं। तो ये a अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमारे पास आमिर की स्पीड आ जाएगी। अच्छा अब ये टाइम निकालना कैसे, a इज द टाइम टेकन बाय आमिर टू कवर दिस डिस्टेंस। यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बताता हूं कि आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये आपस में हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मिसाल के तौर पर यहां पर देखें ना, स्पीड और टाइम को देखो, स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और यहां पर देखें आपस में क्या है, ये एक न्यूमिनेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, यानी बेसिकली इनका प्रोडक्ट है। अगर टाइम आपका फॉर एग्जांपल कम हो रहा है तो स्पीड को इंक्रीज होना चाहिए, या अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, या इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम अगर कंप्यूट करना हो, सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज योर कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, सो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्पीड, और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब अगर स्पीड इंक्रीज होती है, क्योंकि यहां पर कहा गया कि स्पीड जो है डबल हुई, तो अगर स्पीड डबल होती है, स्पीड क्या होती है, 2 टाइम्स होती है, तो टाइम क्या होगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये अगर डबल हो रहा है तो ओवरऑल देखें तो 1/2 आपके पास बनता है, तो टाइम आपका हाफ लगेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इक्वेशन कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्पीड बढ़ने से टाइम कम होता है, स्पीड डिक्रीज करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप घर से स्कूल जाते हो A से B तक, ठीक है, अगर आप थोड़ी स्पीड में जाओ तो यू टेक मोर टाइम, लेकिन वही आप स्पीड डबल कर लो, ट्रिपल कर लो या बढ़ा दो, तो आपको थोड़ा, हम कहते हैं स्पीड बढ़ाओ यार, थोड़ी और स्पीड लगाओ, क्यों, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, ताकि जल्दी पहुंचे, ताकि थोड़े टाइम में पहुंच जाए। समझ आ गई ना, बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब इसके मल्टीपल वेज करने के हैं, एक जो देसी तरीका है मैं पहले उससे स्टार्ट करता हूं आपको, ठीक है, फिर हम इसका शॉर्टकट भी देख लेंगे, क्योंकि शॉर्टकट तो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, लेकिन अगर इस तरह का आ जाए तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब यहां पर नोट करें कि हमें आमिर की स्पीड निकालने के लिए आमिर का टाइम चाहिए कि उसको कितना टाइम लगा टू कवर दिस डिस्टेंस, ए चाहिए हमें। ठीक है, तो कंडीशन ये कह रही है कि आमिर टेक्स 2 आवर्स मोर देन हमीद, यानी हमीद को जितना टाइम लग रहा है ना उससे ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। लेट्स से हमीद को h घंटे लग रहे हैं, तो आमिर को 2 ज्यादा लगेंगे, तो h + 2 इज इक्वल टू आमिर का टाइम आ जाएगा।
ठीक है ना। आमिर टेक्स का मतलब आमिर का टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स मोर, यानी इस 2 घंटों को ऐड करना है। मोर का मतलब प्लस करना है, किसमें? हमीद के टाइम में। तो हमीद का टाइम लेट्स से एच है, उसमें 2 घंटे ऐड करेंगे तो आमिर साहब का टाइम आ जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन हमारे पास बन गई। नेक्स्ट क्या है? इफ आमिर डबल्स हिज स्पीड, देखें यहां पर अगर वो अपनी स्पीड डबल करेगा तो अब आमिर को जो टाइम लगेगा, पहले ए लग रहा था, अब क्या लगेगा? a/2, वो हाफ हो जाएगा टाइम। स्पीड डबल करने से जो टाइम लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस वो हाफ हो जाएगा। इफ आमिर डबल्स हिज स्पीड, आमिर स्पीड आपने डबल की, लेकिन उसको जो टाइम लग रहा है अब वो a नहीं लग रहा बल्कि a/2 लग रहा है। ठीक है, डबल लग रहा टाइम। ही वुड टेक, उसको लगेगा 1 आवर लेस देन हमीद, यानी 1 घंटा हमीद से पहले पहुंच जाएगा। पहले 2 घंटे लेट पहुंच रहा था, अब अर्ली पहुंच जाएगा। तो हमीद का जो टाइम था वो तो एच था। लेस देन का मतलब है कि इस 1 आवर को माइनस करना है, किससे? हमीद के टाइम से। सो a/2 इज इक्वल टू क्या करेंगे? h-1 करेंगे। अब हमने क्योंकि निकालना a था, क्योंकि आमिर की स्पीड निकालनी है, उसमें a चाहिए, तो a कैसे निकलेगा? h खत्म करके निकलेगा। तो h को यहां से उड़ाएं, यहां से h हमारे पास आ जाएगा a-2। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो a-2 और ये -1 है तो आपके पास आ जाएगा a-3 और 2 को कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2a-6। तो 2a, ये a इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, हमारे पास 2a-a की वैल्यू आ गई 6 आवर्स। ये जो 6 है इसको इधर पुट कर देंगे, 30/6 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आमिर की जो स्पीड है, आमिर स्पीड इज इक्वल टू 30/6 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। आपके पास क्या आ गया जी? 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास बी क्या आ गया? राइट आंसर। अब इसका ट्रिक क्या हो सकता है? आप टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, कितना टाइम उसने सेव किया। अब ये बेसिकली शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट आपके पास है कि क्योंकि उसने स्पीड अपनी डबल की थी, पहले उसको लग रहा था 2 घंटे, पहले लग रहा था 2 घंटे, अब क्या हुआ? वो जल्दी पहुंच गया, माइनस अब वो 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो जो पहले पहुंच गया तो उसको ये -1 लगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, जो क्योंकि वो डिले से जा रहा है, लेट आ रहा है, ये अर्ली पहुंच गया, तो डिफरेंस टाइम का ले लो, वो टाइम का डिफरेंस 3 आवर्स आपके पास आ गया। ये लेट पहुंचा और ये अर्ली पहुंचा, जल्दी पहुंच गया, ठीक है, पहले पहुंच गया, तो डिफरेंस 2 -1 3 आवर्स का डिफरेंस आता है। अब बेसिकली आप देखें आपके पास 30 किलोमीटर पर था ना डिस्टेंस था, तो जो स्पीड आई आमिर की स्पीड, किसकी? आमिर की स्पीड, वो आपके पास आ जाएगी 30/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये तब था जब उसने अपनी स्पीड डबल की थी, तो जल्दी आया ना, यहाँ पर स्पीड क्या थी कि उसने डबल की थी। लेकिन अगर वो स्पीड अपनी हाफ करेगा, क्योंकि डबल ना करे, तो इसी स्पीड का आधा आंसर आएगा, फिर 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ख्याल है? उसने स्पीड डबल की थी तभी तो टाइम सेव किया उसने, तब 10 किलोमीटर पर आवर आपके पास आया जब डबल की थी, लेकिन एक्चुअली तो उसने डबल नहीं की, ठीक है, क्योंकि हमें ए निकालना था, तो इस वजह से हम इसका क्या कर लेंगे? हम इसका हाफ कर लेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप इसमें ना सिंगल वेरिएबल बना सकते हो, इसके बजाय आप एच बनाओ और ए बनाओ, वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि जो हमीद का टाइम है, हमीद का टाइम टी है, कैपिटल टी, तो आमिर का टाइम क्या है? 2 घंटे उससे ज्यादा है ना, इट टेक्स 2 आवर मोर देन हमीद, तो आमिर का टाइम डायरेक्ट आप इन टर्म्स ऑफ टी लिखो, वो t+2 हो गया। अब आप देखें जब उसने अपनी स्पीड डबल की तो उसका टाइम, ये वाला जो टाइम था, ये उसका मेन टाइम था, ये हाफ हो जाएगा, सो t+2/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 आवर लेस देन हमीद टाइम, यानी आपके पास हमीद का टाइम क्या था? t था, तो ये t-1 आ जाएगा। अब आपके देखें 2 वेरिएबल्स का एक ही वेरिएबल आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? t+2 इज इक्वल टू 2t-2, और ये t इधर आके माइनस हो जाएगा, t रह जाएगा हमारे पास, और ये इधर आके ऐड हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4 आवर्स आ गया, ये t आ गया, लेकिन आमिर का एक्चुअल टाइम क्या था? t+2 था, तो t+2 करेंगे तो कितना आमिर का टाइम आ जाएगा? तो t आपके पास 4 है, 4+2 6 आ गया, अगेन 6 आवर्स, तो 30 को डिवाइड करें 6 से तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। MCQ नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू स्कोर 40% ऑफ द मार्क्स टू पास। पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। इफ अ कैंडिडेट स्कोर्स 190 मार्क्स एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स, यानी वो 10 नंबरों से फेल हो गया, अगर उसके 200 नंबर होते, क्योंकि 190 नंबर उसने ले लिए, 10 नंबरों से फेल हो गया, अगर उसको पास होना था तो 200 नंबर बेसिकली कितने बनते हैं? 40% बनते हैं टोटल के। द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन एग्जामिनेशन वो निकालने हमने, यानी
कहने का मतलब यह है कि क्योंकि वो 10 नंबर से फेल हुआ, अगर वो 10 नंबर उसके आ जाते तो उसके मार्क्स कितने बन जाते हैं 200, और ये 200 जो मार्क्स है बेसिकली ये कितना होते, ये बराबर होते 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि 40% नंबर आपके जो है उस पर पासिंग मार्क्स होते हैं, वो पास बंदा होता है, और वो नंबर कितने बनते हैं 190 उसने ले लिए लेकिन 10 से रह गया, अगर वो 200 इसके ऐड कर दें तो 200 बन जाएंगे, तो इसका मतलब 40% आ गया। अच्छा, अब इसको हल करने के लिए कैसे करते हैं, 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, हमें नहीं पता टोटल मार्क्स कितने हैं, इसको हम x अज्यूम कर लेंगे, x क्वांटिटी, तो हम लिखेंगे 40%, परसेंट कैसे होता है 40 ओवर 100 परसेंट, 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करो, x क्या लिखा कि जो टोटल मार्क्स है उसको हमने x कह दिया, इज इक्वल टू 200, यानी टोटल मार्क्स का 40% लिया जाए तो पासिंग मार्क्स आ रहे हैं जो कि 200 है, हमने निकालना कि x निकालना है, तो देखो ये 0 इस 0 से कट गई, ठीक है, ये 10 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 जाके डिवाइड, सो x इक्वल टू हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, 4 को काट लो जी, 4 5 आर 20 होता है और 5 0 आर 0, तो ये 50 है, ये 10 है, तो मल्टीप्लाई करें 500 बन जाते हैं, ये टोटल मार्क्स आपके आ गए, ठीक है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। तो सिंपल है, बस आपने ये करना है 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स को एज्यूम कर लिया इज इक्वल टू, वो 40% बनते कितने हैं, वो 200 बनते हैं, 190 प्लस 10, ठीक है, अगर पास होना था तो उसको 200 नंबर चाहिए थे, तो ये हमने 7 प्रॉब्लम कर ली। एमसीक्यू नंबर 8 जो है इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है, लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, अब इसको करने के लिए एक दो प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आपके पास ऐसे लिखो ना लॉग ए माइनस लॉग बी, तब या लॉग ए स्क्वायर लेट्स से माइनस बी स्क्वायर, तब हम लिख सकते हैं लॉग, अगर डिफरेंस लॉग का हो ना तब हम लिखते हैं लॉग ऑफ ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तब हम रेशियो ले सकते हैं ऐसे। तो अगर ऐसे लिखा होता तब हम ऐसे लिख सकते थे इस तरह, ऑप्शन जो आपके पास बी है ये तब पॉसिबल था अगर ऐसे होता तो अगर लॉग का सिंपल डिफरेंस है यानी लॉग में अंदर नंबरों का डिफरेंस है तो हम लॉग ए स्क्वायर माइनस लॉग बी स्क्वायर नहीं कर सकते, ये ऑप्शन रॉन्ग है, और ना ही हम ये कर सकते हैं, ये कब कर सकते हैं यानी इनकी जो आपस में कन्वर्जन है, इनके आपस में कन्वर्जन ऐसे हो सकती है, लेकिन यहां पर 2 लॉग होने जरूरी है, यहां पर 1 लॉग है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ये ऑप्शन ट्रू कब होता अगर log a स्क्वायर माइनस log b स्क्वायर होता, तब ये ऑप्शन ट्रू था, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, हम अलग log अप्लाई नहीं करते, log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम log दिस माइनस log दिस नहीं लिख सकते, ये रूल गलत है, ये रूल है ही कोई नहीं कि log आपके पास अगर a प्लस b हो या a माइनस b हो, इट इज नॉट इक्वल टू log a प्लस माइनस log b, ये कोई रूल है ही नहीं, ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ, 2 log का सम हो तो log इनटू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ये जो है इसको एक्सपेंड हम करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये आपके पास log ऑफ ए बी है, तो जब आपके पास log ऑफ ए बी हो प्रोडक्ट हो यानी सम डिफरेंस नहीं, जब आपके पास ये प्रॉपर्टी हो log ऑफ a इंटू बी, कोई भी नंबर हो सकते हैं, वी कैन राइट इट एज log ऑफ a प्लस log ऑफ b, अगर प्रोडक्ट हो तो प्लस में जाएगा, अगर डिवीजन है तो डिफरेंस में जाएगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। log ऑफ अगर यहां पर होता ना a डिवाइडेड बाय b, डिवीजन होती तो यहां पर डिफरेंस होना था, प्लस है तो यहां पर प्रोडक्ट है तो प्लस है, तो यानी अगर ये ऐसे होता हम लिखते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है वो लगा तो बता देता हूं आपको, अगर आपके पास log हो और कोई भी बेस हो और यहां पर लेट्स से आपके पास a की पावर x लिखी हो, तो हम इस पावर को log से पहले ला सकते हैं, log ऑफ x इंटू log ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी बेस हो सकती है, b बेस आपके पास है फॉर एग्जांपल। चले जी, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैंने बता दी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। आप देखिए प्रोडक्ट है लाइक दिस, तो पहले का log प्लस दूसरे का log, तो प्लस आएगा, पहले का log इन log ऑफ a माइनस बी प्लस log ऑफ a प्लस बी, तो ये देखें यहां पर
ये आ रहा है log ऑफ a प्लस बी प्लस log ऑफ a माइनस बी। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, दो log का सम है ना, तो एक पहले आ जाए एक बाद में, डजंट मैटर एट ऑल। आपने बस ये देखना है कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म बन गई, क्या बन गई, प्रोडक्ट फॉर्म, और पीछे log है, तो इसका log प्लस इसका log या इसका log प्लस इसका log, सिंपल रूल है। ये बाकी जितने रूल्स हैं, अब अगर ये लिखा होता है ना तब हम लिखते हैं 2 पावर निकाल के 2 log a माइनस 2 log b, लेकिन ये तो ऑप्शन था ही नहीं, हमें तो क्वेश्चन ये गिवन है, इसको हमने सिंपलीफाई करना है। ये जो बाकी सारी चीजें हैं, ये वाला जो डी पार्ट है, ये इसको सिंपलीफाई कर रहा है, और ये जो ए पार्ट है इसको सिंपलीफाई किया जाए तो आपके पास बी पार्ट आता है। तो ये इस वजह से बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। जो एमसीक्यू नंबर 9 है वो तो है ही आसान, वो तो है ही आसान, ऑक्टाहेड्रॉन है, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। तो ऑक्टा में 8 होते हैं तो इसकी 8 फेसेस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर पेंटा होता तो 5 है, हेक्सा होता तो 6 है, हेप्टा होता तो 7 है, टेट्रा होता तो 4 फेसेस हैं। ये तो बहुत सिंपल है। एमसीक्यू नंबर 10, द सेट ऑफ नंबर्स ऑन अ क्लॉक फेस। देखिए सेट है, जो सेट थ्योरी है या जो सेट्स एंड फंक्शन वाला चैप्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, नंबर 1 डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए आपके पास। जब हम क्लॉक देखते हैं घड़ी, तो घड़ी में हमारे पास क्या होता है, सारे नंबर लिखे होते हैं, यानी यहाँ पर आपके पास लिखा होता है 12, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे नंबर लिखे होते हैं। तो हम वो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 10 मिसिंग है, 11 भी मिसिंग है। सो डी इज द राइट आंसर। डी में देखें 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें सारे डिजिट्स नजर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। तो बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल भी होंगे इंशाल्लाह आपके, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इफ x लेस देन y और z इज इक्वल टू हाफ x है और a इज इक्वल टू हाफ y है, देन यहां पर अब आपने जो है रिलेशन बताना है कि a का y से क्या है, z का a से क्या है। देखते हैं सिंपलीफाई करके। सो सबसे पहले देखें, जो गिवन आपके पास है वो x लेस देन y है, उसके अलावा हमें एक z जो है नंबर गिवन है, दैट इज हाफ x। इसका मतलब क्या है कि x/2 है। इसी तरह जो a गिवन है वो क्या है, वो हाफ y है, मतलब y/2 है। तो क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी हमें नजर आ रही है, हमें क्या आ रही है, लेस देन या ग्रेटर देन नजर आ रहा है। वैसे सारे ग्रेटर देन ही है, बाय द वे लेस देन कोई नहीं है। लेस देन ऐसे होता है, ऐसे, ये लगता है लेस देन, इसको लेस देन पढ़ते हैं, और ग्रेटर के लिए ऐसे है, ये जो ये सिंबल है ये ग्रेटर है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्योंकि ये सारे ग्रेटर में हैं तो हम भी इसको ग्रेटर में कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे रीड करेंगे ना तो हम पढ़ते हैं x इज लेस देन y। क्या पढ़ते हैं, x इज लेस देन y, इसको ऐसे पढ़ते हैं बिकॉज x की तरफ एक पॉइंट है और y की तरफ ओपन माउथ है, तो ये बड़ा है, ठीक है। ये दो डंडे हैं, दो कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास x छोटा है, y बड़ा है, तो इसका मतलब है इसको ऐसे लिखा जा सकता है y इज ग्रेटर देन a। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे जो सिंबल्स हैं इनइक्वालिटी को ग्रेटर वाले हैं, तो y की तरफ दो पॉइंट हैं तो y बड़ा है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ख्याल है, ताकि मैच कर जाए हमारे पास। अब यहाँ पर नेक्स्ट थिंग देखें आप, वो नेक्स्ट थिंग ये है कि यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 है, z/x/2 y/2, क्योंकि z और a है तो यहां पर हम देखें z और a यहां पर भी नजर आ रहा है, यहां पर भी नजर आ रहा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करते हैं। याद रखें किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इनइक्वालिटी फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली आपके पास क्या है, ये अच्छा y इज ग्रेटर देन x था, मैंने a लिख दिया तो यहां पर x है, क्या है, x है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड इधर भी कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, तो इसका क्या मतलब बना, y/2 किसके बराबर है, y/2 a के बराबर है, तो a आ गया ग्रेटर देन x/2 किसके बराबर है, तो यहां पर देखें x/2 z के बराबर है, तो a इज ग्रेटर देन z आ गया या z आ गया। तो कहां पर आंसर है, ये d इज द राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं किया, याद रखें इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता, और ये होता है x लेस देन y, और ये क्या होगा, ये आपके पास, अब जब मैंने ये लिखा था ना y ग्रेटर देन x, पर y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। यहां पर एक और चलो आपको लग गया तो बताता हूं इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। अगर x लेस देन y हो, याद रखें ये साइड इंफॉर्मेशन है, इसको आपने अलग रखना है से। अगर x लेस देन y है और आप एक काम करें, आप रेसिप्रोकल करते हैं दोनों तरफ, मैं करता हूं 1/x और 1/y। अगर आप इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपके पास 1 है और 10 है, तो हमें पता है 1 छोटा है 10 से,
ठीक है, हम रेसिप्रोकल लेते हैं, हम 1 का रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। देखें 10/1 1/1 परफेक्टली फाइन, इसका रेसिप्रोकल ले भी लें, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो ये 1/10 बन जाएगा। अब एक्चुअली अगर नोट किया जाए तो 1/10 आपका 0.1 होता है। क्या होता है? 0.1। अब मुझे बताएं 1 बड़ा है कि 0.1 बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज होगी। ये देखें, ये लेस देन था, 1 लेस देन 10 था। 1 क्या था? लेस देन 10। लेकिन अब 1 जो है 1/10 से बड़ा है, 0.1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया। अगर ये लेस देन इक्वल होता तो ग्रेटर देन इक्वल आ जाता। तो पता चला कि रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2, और कब होती है इनइक्वालिटी रिवर्स? वो होती है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 है, 10 इज ग्रेटर देन आपके पास लेट्स से 1 है। आसान लेते हैं ना एग्जांपल, आसान लेते हैं, ठीक है, बल्कि 2 भी कर सकते थे बाय द वे आप। एनीहाउ 10 1 से बड़ा है तो मैं करता हूं -1 से मल्टीप्लाई, दोनों -1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा -1। क्या ख्याल है? अब रियल नंबर लाइन में देखिए, अगर आप रियल नंबर लाइन में, तो आपके पास यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -1 होता है, -10 इधर कहीं होता है, इधर कहीं होता है -10। अब यहाँ पर देखिए 10 कहां पर था? 1 यहाँ पर था और 10 यहाँ पर। तो जो नंबर जितने आगे होंगे उतने प्लस होंगे। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। जैसे जैसे लेफ्ट और राइट हम मूव करते हैं नंबर बड़े होते जाते हैं। तो 10 वाकई बड़ा था, 1 से 1 पीछे था, 10 आगे निकल गया, पता था हमें। अब इसमें क्या है, -1 आगे आ रहा है, -10 पीछे है, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो गया? लेस देन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब -1 बड़ा नंबर है, -10 छोटा नंबर है। तो देखें इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से या रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब डिवाइड करके भी देख लेते हैं, डिवाइड करें जी। अब हम देखते हैं 10 जो है वो बड़ा है 1 से। अब मैं -2 से डिवाइड करता हूँ, -2 से क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ, ठीक है जी। मैं डिवाइड किया, तो मैं जब -2 से डिवाइड करूंगा इसको, मेरे पास आ जाएगा -5। क्या ख्याल है? 10 डिवाइडेड बाय -2 -5 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, ये -12 आ जाएगा, यानी -1/2 आ जाएगा, विच इज 0.5। अब आप देखें ये नंबर बड़ा है। व्हाई? बिकॉज रियल नंबर लाइन में जो नेगेटिव यहाँ पर 0 होता है, -5 पीछे है, -0.5 इसके करीब है इधर, तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो मैंने क्या बताया आपको कि नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इनइक्वालिटी चेंज होती है, रेसिप्रोकल करने से भी चेंज होती है। एंड वन मोर थिंग इज कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर 10 ग्रेटर देन 1 है तो आप मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 20 है, 2 आ जाएगा, 20 वाकई 2 से बड़ा है। क्या ख्याल है? तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताया। एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर, अ वाटर टैंक इन द शेप ऑफ क्यूब इज हाफ फिल्ड विद वाटर। हाफ फिल्ड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। What is the volume of water if the tank if the surface area of water is 16 centimeter square? अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए जो क्यूब होता है ना, क्यूब की ये प्रॉपर्टी होती है कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर होता है। वो क्या होता है? ये इसकी एक साइड है क्यूब की। क्यूब आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग एक्चुअली, तो लेकिन सिंपल बताने के लिए, ये क्यूब इस तरह का होता है आपके पास, लेकिन उसकी एक साइड जो है वो स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर होती है, क्योंकि क्यूब में भी लेंथ, विड्थ, हाइट आपके पास होती है, लेकिन हम जो है सिंपल केस नहीं तो स्क्वायर्ड क्यूब हमारे पास, यानी इसके एक साइड जो होगी वो स्क्वायर होगी। ऑल दो यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं लग रहा, आपको रेक्टेंगल लग रही है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी, उतनी ये लेंथ होगी, उतनी ये लेंथ होगी। तो पता क्या चला कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर ये 16 है ना आपके पास, तो एक साइड आपके पास है, तो इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर का एरिया होगा वो क्या होगा? आपके पास 16 के बराबर होगा। एस स्क्वायर, एस क्या है? साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब। क्यूब के एक साइड एस अगर है तो किसी भी एक साइड का ये जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, वो स्क्वायर होगा। बेसिकली वो एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक साइड आ जाएगी विच इज 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, ठीक है। नेगेटिव साइड नहीं लिखते, लेंथ नेगेटिव नहीं होती। अब हमने वॉल्यूम को क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? हम हर साइड का क्या ले लेंगे? उसका क्यूब ले लेंगे, लेंथ, वेट इनटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास एस पता है आपको, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन उसने कहा हाफ फिल्ड है टैंक। अगर वॉल्यूम
ये है फुल टैंक का, ये क्या कंप्लीट वॉल्यूम है, लेकिन क्योंकि आपके पास हाफ फिल्ड था तो इसको क्या कर लेंगे, इसको हाफ कर लेंगे, तो 32 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चेक करें, इज द राइट आंसर। तो ये बेसिकली इसमें स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाकी जो कोन्स वगैरह होती हैं और आपके पास उसमें पैरामिड्स होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंट सरफेस एरिया होते हैं, लेकिन स्क्वायर का सरफेस एरिया लेंथ इनटू विड्थ होती है, और हमें अलग से कोई लेंथ विड्थ की इंफॉर्मेशन नहीं दी। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द फार्मूला ऑफ स्क्वायर, सिंपल लेंथ इनटू विड्थ, यानी s स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसा आ गया, वॉल्यूम निकाल लिया उसका क्यूब लेकर, और क्योंकि हाफ फील्ड था तो 2 से डिवाइड कर दिया, अगर 1/4 फील्ड होता तो 4 से कर देते, एंड सो ऑन। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 13 में हमारे पास है वर्टिकल पोल है, इज 6 फीट हाई, कास्ट अ शैडो 4 फीट लॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, एक पोल बनाएंगे, ठीक है जी, एक पोल हमने बनाया, ये वाला पोल है, और इसकी जो हाइट है वो 6 फीट है, और इसका जो शैडो कास्ट हो रहा है, और शैडो बनता है सन की वजह से, ठीक है, लाइट की वजह से, वो लाइट बेशक नेचुरल लाइट हो या ऑर्डिनरी लाइट हो, तो आपके पास ये बनता है, ठीक है, ये एरो नहीं है। और एक्चुअली जो सन होता है ना हमारे पास, यहाँ पर लेट्स से कोई सन है हमारे पास, एक सन है, खैर ये सन है और ये शैडो कास्ट कर रहा है, तो एक्चुअली हमारे पास ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अगर ऊपर से नीचे देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये जो एंगल बनेगा ना आपके पास थीटा, तो ये आपके पास इस एंगल की वजह से यहाँ पर क्या बना, शैडो बना। तो कितने फीट, 4 फीट लॉन्ग। एट द सेम टाइम, अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम, अगर 12 बजे ये शैडो कास्ट हुआ तो 12 बजे ही अ ट्री मेक्स अ शैडो 64 फीट लॉन्ग। तो एक ट्री हमारे पास है जी, एक ट्री है, और ट्री का जो शैडो बना वो आपके पास कितना बना, वो 64 बना, ठीक है। तो मैं लेंथ बड़ी कर रहा हूं, अंडरस्टूड सी बात है, आप 64 उतना नहीं बढ़ा सकते। तो 64 फीट लॉन्ग इसका शैडो बना, और फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री, इसकी हाइट क्या होगी, उसको एच क्या देते हैं। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि भाई एट द सेम टाइम का मतलब क्या है, कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने ये बनाया, या ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, ये सेम होगा, क्योंकि 12 बजे जो सन एंगल बना रहा था यहां पर, ये वाला और ये एंगल जो है इक्वल होंगे आपस में, ये एंगल और ये एंगल जो है एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर 12 बजे है, ये अगर ऐसे होता कि ये 12 बजे होता, ये 4 बजे होता सपहर के, आफ्टरनून के, तो फिर कभी भी एंगल बराबर नहीं होने थे, क्योंकि सन जो है एक एंगल बना रहा है एट द सेम टाइम, तो दोनों के एंगल्स बराबर है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आपके पास पोल की हाइट जो है और उसका जो शैडो है आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगी, ये आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगी। क्या बनेगी, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है या जो प्रिंसिपल होता है, वो ये क्या होता है कि साइड्स की रेशो बराबर होती है, वो प्रोपोर्शन होती है आपस में। साइड्स की रेशो क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है, वो बराबर होती है, ठीक है। तो इस वजह से एच निकालना अगर हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ओवर, अब या तो हम कोरिस्पोंडिंग देखें, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये भी परपेंडिकुलर है, थीटा के अपोजिट साइड, ठीक है। और अगर एंगल सेम है तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्लोप है वो भी बराबर होती है। ऑब्वियसली बात है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस करें, इसका करें, तो यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, तो रेशो कैसे ले सकते हैं, या तो आप कोरिस्पोंडिंग लेके इसको परपेंडिकुलर डिवाइड करें, इसके परपेंडिकुलर पर डिवाइडेड बाय इसके शैडो को यानी बेस को डिवाइड करें इसके बेस से, एक ये तरीका है। दूसरा, आप इसकी आपस की रेशियो ले सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दोनों से सेम आंसर आएगा, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास सिमिलर ट्रायंगल हो, यानी कोरिस्पोंडिंग एंगल बराबर हो। ये एंगल 90 इसके बराबर है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h/6 इज इक्वल टू 64/4। तो मैंने दोनों परपेंडिकुलर की रेशियो ले ली, डिवाइड बाय दोनों बेस की रेशियो, या ऐसे ले सकते थे आप h/64, यानी आपने इसका परपेंडिकुलर इसी के बेस इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर इसी के बेस। तो फर्क देखे नहीं पड़ेगा, ये देखें ऐसे लाए, 64 इधर आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, यू गेट द सेम आंसर, ठीक है जी। तो यहां से h निकाले, h मैंने ऊपर क्यों रखा, क्योंकि अननोन था, इस वजह से मैंने हाइट को ऊपर रखा, यानी परपेंडिकुलर को ऊपर रखा। तो यहां से h आप कंप्यूट कर लें, h इज इक्वल टू आ जाएगा 64/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो कटिंग कर लें, हो जाएगी कटिंग। लेट्स सी, ये 4 है, तो 4 1s are 4, आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छी नहीं चाहिए, और 2 बच गया, और 24, तो 6 चौक 24, तो ये 16 है या 6, 16 6 96 होता है, तो 96 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होगी ट्री की, ठीक है। तो चेक करें, 96 फीट
मैं सेंटीमीटर लिख दिया, फीट ऑफ यूनिट आपके पास, यानी वो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा जी प्रॉब्लम हो गया, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था बाय द वे। एमसीक्यू नंबर 14 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट अ मैन मिक्स मिल्क एट RS 11 अ लीटर, यानी 11 रुपीज अ लीटर, विद मिल्क, उसमें मिक्स करना है दूसरे मिल्क के साथ, एट ₹6 अ लीटर। 1 लीटर के 6 रुपए कीमत है, यहाँ पर 1 लीटर की 11 रुपए कीमत है, दोनों को मिक्स करना चाह रहा है। तो मिक्सिंग करनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, तो जो मिलावट करे वो हम में से नहीं, ठीक है जी। सो दैट मिक्सचर मे बी वर्थ RS 8 रुपए लीटर, ताकि उनकी जो कीमत है ना मिक्सचर की वो 8 रुपए हो जाए। अच्छा, जब आपने इस किस्म के क्वेश्चन करने हो, मिक्सचर फाइंड करना है, मिक्सचर करके प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, एक्चुअली रेशियो आपने फाइंड करनी है दो क्वांटिटीज की या दो फ्लूइड्स की, तो इसका एक मेथड होता है, उसको कहते हैं एलिगेशन क्रॉस मेथड। क्या कहते हैं जी? एलिगेशन। ये जरूरी नहीं है, तरीका जरूरी है, ठीक है। ये क्रॉस मेथड आपको क्या कहते हैं? एलिगेशन क्रॉस, ये कहता है कि जो आपके पास प्राइस है ना 11 हाई प्राइस है, इसको डियरर प्राइस कहते हैं, इसको इधर लिखें, फिर मीन की वैल्यू लिखें। मीन कितना चाहते हैं हम चाहते हैं ताकि दरमियानी जो वैल्यू है वो 8 आ जाए, ये मीन वैल्यू आ जाए तो दरमियान में आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 6, उसको आप इधर रखें। तो आपने इस फैशन में रखना है, और ये निकालने के लिए रेशो, जो रेशो हमने निकालनी है कि अब रेशो इसकी क्या, यानी जो फाइनल मिल्क बनेगा ना, जो फाइनल मिल्क बनेगा उसमें इसकी कितने होंगे, पार्ट्स होंगे, और उसमें 6 लीटर वाले मिल्क के कितने पार्ट होंगे, दोनों की रेशियो, यानी किस प्रोपोर्शन से बेसिकली आपने उनको मिक्स करना है, कितने पार्ट्स डियरर मिल्क के होंगे। डियरर, ये इसको कहते हैं, जो महंगा मिल्क होता है उसको कहते हैं डियरर मिल्क, डियरर मिल्क, ठीक है। ये महंगा जो कॉस्टली होता है उसको ये कहते हैं, और जो सस्ता होता है उसको हम कहते हैं चीपर मिल्क, ठीक है, चीपर मिल्क। तो ये नेसेसरी नहीं है, मेन चीज तरीका है। अच्छा जी, तो जो नया मिल्क बनेगा इसके कितने पोर्शन होंगे, कितने पार्ट होंगे, और चीपर के कितने होंगे, वो बेसिकली हमने कंप्यूट करना है। अब ये क्रॉस में कैसे है, आपने ना ऐसे इसको करना है, इस डायरेक्शन में, क्रॉस के अंदर, क्रॉस में। अब इस क्रॉस में क्या एक्चुअली कि आपने डिफरेंस लेना है दोनों का, बड़े में से छोटा निकालेंगे। 11 - 8 यू विल गेट 3 आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके पास चीपर का आ गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, इसमें अपोजिट वे में जाना है। अपोजिट वे में सेंस कि आपने मीन में से ये निकालना है, बड़े में से छोटा। तो 8 माइनस करेंगे 2, तो आपके पास जो आ जाएगा आंसर, ये अब आपके पास क्या हमने किया, मीन में से इसको माइनस किया, तो जो डियरर मिल्क है, जो महंगा मिल्क था, उसके 2 पार्ट्स आएंगे, और सस्ते के कितने आएंगे, 3 पार्ट्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2:3। यानी अब आपने इसका एरो डाउनवर्ड, इसका एरो अपवर्ड नहीं जाना, डाउनवर्ड जाएगा। मीन में से निकालेंगे तो आंसर इधर आएगा, और इसका मैक्सिमम में से मीन निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये रेशो मिल गई किसकी, डियरर, यानी जो एक्सपेंसिव था, रेशो जो चीपर था उसकी पास आ गई। यानी जो डियरर मिल्क है उसके 2 पार्ट्स होंगे, चीपर के 3 होंगे, तभी तो देखे ना प्राइस कम हुई। अगर इसके ज्यादा पार्ट होते तो प्राइस फिर ज्यादा होनी थी, प्राइस फिर एक्सपेंसिव होना था दूध आपका। तो ये तरीका आप अप्लाई करें इसी ऑर्डर में, एंड यू विल गेट दीज क्वेश्चंस वेरी सिंपल, ठीक है, आप जल्दी इनको कर पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो आपके पास 2:3 क्या आंसर आ गया, ये बी इज द राइट आंसर। तो इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी, 3:2। मैंने आपको एरो से बता दिया कि इसका एरो पहले इधर आएगा, एक ही निकाले तो ही काफी था, 2 इसमें बाय द वे एक ही लिखा हुआ था, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 2 cars start towards each other from points 400 miles apart, यानी इतना डिस्टेंस उनके दरमियान था। One car travels at 40 miles per hour while other travels at 35 miles per hour. How far apart in miles will the 2 cars be after 4 hours of continuous traveling? ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है, और इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है दैट इज ऑफ रिलेटिव स्पीड। क्या होता है कंसेप्ट यूज, रिलेटिव स्पीड का, ये इंपॉर्टेंट होती है। जब आपका रेफरेंस जो है वो डिफरेंट हो, दूसरे का डिफरेंट हो, तो उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। याद रखिए रिलेटिव स्पीड में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अक्सर आपने नोट किया होगा कि यार अगर एक डायरेक्शन है हमारी मोशन की, एक कार आ रही है, दूसरी कार जा रही है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये दोनों, और दोनों की सेम स्पीड है, तो लगता ही नहीं है कि वो मूव कर रही है, बिकॉज मेरी ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है, मैं आगे जा रहा हूँ उस स्पीड से, ये भी उस स्पीड से जा रहा है। तो एक्चुअली रिलेटिव स्पीड के लिए स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, अगर सेम डायरेक्शन हो, मिसाल के तौर पर ये देखें डायरेक्शन सेम है ना, तो लेट्स से ये स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो रिलेटिव स्पीड जो v होगी, vr दैट इज इक्वल टू v1 - v2,
और अगर ये सेम स्पीड हुई 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर तो डिफरेंस नहीं, यू विल गेट जीरो, इस वजह से आपको फील नहीं होता। लेकिन अगर कोई कार लेट से आपकी स्पीड है जी 90 किलोमीटर पर आवर और एक बंदा जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो हमें इतना ज्यादा फील नहीं होता कि भाई इतना बहुत तेज जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे होगी, अगर सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या है सेम, तो हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी 100 माइनस 90, हमेशा इसको पॉजिटिव रखना होता है, तो आपके पास 10 आ जाएगा डिफरेंस, कितना 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन हो कि एक बंदा जनाब ऐसे जा रहा है, एक बंदे की डायरेक्शन ये है लेकिन दूसरा बंदा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, कैसे आ रहा है जी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो तब आपने नोट किया होगा मोटरवे वगैरह पर आप जाएं तो आप अपोजिट साइड पर होते हो लेकिन आपको शो करके आवाज निकलती लगती है जैसे ये बड़ी स्पीड से जा रहा है, हमें स्पीड ज्यादा फील होती है बिकॉज ही इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये V1 है ये V2 है तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या निकालते थे, हम तो ये निकालते थे कि V1 माइनस V2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अब अपोजिट है माइनस V2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, यहां पर सेम डायरेक्शन थी तो हमने सिंपल V2 लिखा था, ठीक है। अब V1 माइनस, अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है माइनस V2 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस V2। इसी वजह से आपने नोट किया होगा जब आप के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई बंदा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड फील होती है, वो रिलेटिव स्पीड की वजह से ही फील होती है। तो जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन मूव करते हैं तो उनकी स्पीड्स एड अप होती हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस है, अपोजिट डिफरेंट डायरेक्शंस, या व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो स्पीड्स क्या होंगी, प्लस होंगी, अपोजिट डायरेक्शंस। और अगर सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं जी, क्वेश्चन पर आते हैं। हमने बताना है कि 4 घंटे उन्होंने ट्रेवल किया तो कितना डिस्टेंस पीछे रह गया, और जब स्टार्ट किया था तो 400 माइल्स उनके दरमियान डिस्टेंस था, और एक ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर यानी 40 माइल्स पर आवर और दूसरा 35 माइल्स पर आवर। अब देखें ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप देखें ना, ये कार थी और दूसरी कार आपके पास ये है, ये आपके पास दो कार्स थी, मैं बना लेता हूँ, इसको कार ए कह देते हैं, इसको कार बी कह देते हैं। ये कार जो जा रही थी ये 40 माइल्स पर आवर से जा रही थी, माइल्स पर आवर, और ये जो कार थी ये 35, इसको बी कह देते हैं, 35 माइल्स पर आवर से ये जा रही है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 400 माइल्स का डिस्टेंस है। अब हमने ये देखना है कि कितना डिस्टेंस पीछे बच गया जब इन्होंने 4 घंटे लगातार, तो पीछे हमने पढ़ा डिस्टेंस स्पीड का जो रिलेशनशिप होता है और टाइम का S इज इक्वल टू VT होता है, ये फार्मूला है। तो अब क्योंकि ये 4 घंटे चले, हमने देखना है कि S इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, ये डिस्टेंस को जो कवर्ड हुआ, कवर्ड डिस्टेंस वो 4 इंटू relative speed. This is very very important because both cars are moving towards each other. इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इनकी relative speed क्या होगी, ऐड हो गया, relative speed क्या होगी, एडिशन, 40 प्लस 35 75 माइल्स पर आवर आ जाएगा। अगर ये सेम डायरेक्शन होती तो बड़े में छोटा माइनस कर देते हैं, सिंपल सा आंसर था, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के साथ तो ये 300 होता है, कितना होता है, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, तो 300 माइल्स जनाब इन्होंने 4 घंटों में, टाइम की वैल्यू बताई थी 4 आवर्स, 4 घंटों में कवर कर लिए। तो इसका मतलब है ये गाड़ियां जब इधर पहुंचेंगी तो पीछे कितना रह जाएगा, 100 माइल्स रह जाएगा। सो जो डिस्टेंस रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट वुड बी इक्वल टू, रिमेनिंग डिस्टेंस जो बच जाएगा वो 400 में से 300 कर देंगे माइनस, यू विल गेट 100 माइल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिलेटिव स्पीड का। जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन, तब सबट्रैक्शन होती है, सॉरी तब एडिशन होती है, तो जब सेम डायरेक्शन होती है तब सबट्रैक्शन होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो गया, 100 माइल्स इसका आंसर हो गया। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बाय द वे। MCQ नंबर 16 अगेन फ्रॉम लॉगरिथम से आया है जी, और द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, x की यहाँ पर क्या वैल्यू पुट की जाए कि 0.8 आंसर आए, ठीक है। तो एक हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन भी लेकर पुट कर सकते हैं, बाज़ अगर 5 ऑप्शन आते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है। तो इसका आसान तरीका है, देखिए जब आपके पास लॉ के क्वेश्चन हो और यहाँ पर आपके पास बेस पता हो आपको और यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो वेरिएबल है इसको निकालना है आपने, तो एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, उसका तरीका ये होता है कि भाई जो बेस होती है वो आप दोनों तरफ अप्लाई कर दें, यानी पूरे फ्रैक्शन को उसकी पावर लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हो ना x इक्वल टू y और बेस आपके पास 10 है, वी कैन राइट इट एज 10 की पावर x इक्वल टू 10 की पावर y। जिस तरह हम दोनों का स्क्वायर लेते हैं, दोनों का क्यूब लेते हैं,
या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम ऑपरेशन। ये भी कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी इनको पावर की फॉर्म में लिख लिया जाए, इसी को एंटीलॉग कहा जाता है। ये बेस 10 थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेस 32 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लिख सकता हूँ 32 की पावर, इस पूरे को पावर लिख दिया, log 32 और x इज इक्वल टू 32 की पावर 0.8। अब यहाँ पर रूल ये है, अगर आप चेक करें तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, बिकॉज ये x नीचे आ जाता है और इसको लिखते हैं x इंटू 1, और किसी भी बेस के हिसाब से 1 का लॉग हमेशा 0 होता है, 32 का 0 आपके पास वो 1 हो जाएगा। तो सिंपली जब हम ये एंटी लॉग लेते हैं, ये 32 की पावर लेते हैं, तो हमें सिंपल x मिलता है, यहाँ पर ये x क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और यहाँ पर 32 की पावर 0.8। अब 0.8 को देखें वो किसके बराबर है, ये देखें तो वो बराबर है 8/10 के या 4/5 के बराबर है। तो 32 की पावर 4/5 आ गई। अब 32 को 2 की पावर लिखते हैं, वो 2 की पावर 5 होती है, 2 के 5 को 35, और ये उसकी पावर कितनी है 4/5, तो 5 से कट गया, 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो 16 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पता कैसे लगेगा कौन सा ठीक है कि नहीं, या हमने ये इवैल्यूएट करना होता है log बेस 32 ऑफ 16, ये 0.8 आएगा कि नहीं आएगा, तो इस केस में आप क्या करेंगे। अच्छा, ये आप इंटरेस्टिंग केस है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता है log ऑफ 32 बेस है और 16 का हमने कंप्यूट करना है, हमारा आंसर 0.8 आना चाहिए। या लेट से हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, हम ऑप्शंस को पुट करते हैं और देखते हैं कि भाई किसका आंसर 0.8 आता है या कि नहीं आता। तो अब हमने इसकी बेस सेम बनाएंगे, देखें ये भी 2 की पावर निकल, ये 2 की पावर निकल जाता है, तो इसकी बेस 2 बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास 2 की पावर 5 है, ये क्या है, ये 2 की पावर कितना है, 4 है। अब यहां पर देखें रूल क्या कहता है, रूल आपको ये कहते हैं कि यहां पर देखें ये हमने इसको बेस की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी बेस की फॉर्म में लिख दिया। रूल हमें यह कहता है कि अगर हमारे पास log है और उसकी बेस आपके पास a है और उसकी पावर लेट से आपके पास m है, और यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है a की पावर n लिखा हुआ है, a की पावर n लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो, ये वैसे पावर जो है ना log से पहले जाती है, ये रूल आपको वैसे पता है, तो n ओवर m दिस पावर डिवाइडेड बाय दिस पावर, क्योंकि बेस देखें सेम है a और a, n2 log ऑफ, और यहां पर पीछे आपके पास a रह जाएगा और ये बेस भी क्या रह जाएगी a, और ये 1 के बराबर होता है। तो सिंपल आपके पास इसका आंसर होता है n ओवर m के, क्या होता है, n ओवर m के बराबर होता है। तो यहां पर देखें बेस हमने सेम कर दी, ये 2 है ये भी 2 है, तो क्या लिखेंगे, ये पावर आ जाएगी आपकी पहले और डिवाइडेड बाय 5, तो 4/5, और पीछे हमने देखा ये आपका 0.8 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें ना, ये 8 बन जाएगा, ये 10 एंड यू विल गेट 0.8। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो नंबर था, ये नंबर आपके पास छोटा है, बेस बड़ी है। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपके पास लेट से आता है log ऑफ 5 बेस है और 25, इसको निकालो जी, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई। अब उल्टा हो गया, उल्टा क्या मतलब कि ये बेस छोटी नंबर बड़ा, अब हमें वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम सिंपल इसको कन्वर्ट करेंगे किसकी पावर में, 5 की पावर में। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा log 5 और 5 की पावर 2, अब हमें पता है ये पावर पहले आ जाएगी, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2 log 5 और बेस भी 5, ये क्या होता है, 1 होता है, आंसर कितना आ जाएगा 2। ये आसान है, लेकिन जब आपके पास बेस बड़ी होती है और ये नंबर छोटा होता है, तब हम पावर सेम बनाते हैं, हम बेस सेम बनाते हैं, और ये जो बेस होती है इसको फिर हम नीचे डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, जिस तरह मैंने करके दिखाया आपको। ठीक हो गया जी, तो मेरे ख्याल में समझ आपको आ गया दोनों वे से कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। एमसीक्यू नंबर 17 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट भी है। A train 20 meter long is running at a speed 45 km per hour in the same direction, very important, ठीक है, in which a man who is 240 meter ahead of the engine of the train, यानी ये 240 मीटर आगे है ट्रेन के इंजन से, and is running at a speed of 9 km per hour, in how much time will the train pass the man, जो पास कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखें ये बंदा है और ये बंदा साहब जो है ये आगे मूव कर रहे हैं, 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहे हैं, और एक ट्रेन है और जो ट्रेन है वो भी उसी डायरेक्शन में आ रही। पीछे हमने अपोजिट डायरेक्शन वाला केस देखा था जब कार्स एक दूसरी तरफ आ रही थी। तो ट्रेन की जो स्पीड है ना वो है जी 45 किलोमीटर पर आवर, ये है 45 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ट्रेन की, जो इंजन है, ये ट्रेन का लेट से इंजन है,
इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज लिस्टेड एज 240 मीटर अहेड। ये बंदा 240 मीटर आगे है। अब ट्रेन ने इसको पास करना है और ट्रेन की जो अपनी लेंथ है वो यहां पर लिखी हुई है कि ट्रेन की अपनी लेंथ कितनी है जी 220 मीटर है। तो ट्रेन की अपनी लेंथ कितनी है जी 20 मीटर है। अब ये 240, तो देखें ट्रेन ने क्योंकि पूरे को पास करना है, ट्रेन का इंजन जब यहां पर आएगा, इस यहां तक जब आएगा इधर तक, तो उसके लिए डिफरेंट टाइम है। लेकिन जब उसको पास कर लेगा, ट्रेन पूरी उसको पास कर लेगी, तो इसका मतलब है वो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी बनती है, यहां से लेकर यहां तक बन रही है। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, दैट इज 240 प्लस 20, दैट इज 260 मीटर। ये टोटल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हमने निकालना यह है कि जब ट्रेन पूरा उसको पास कर लेगी, ट्रेन गुजर जाएगी, ट्रेन बेसिकली यहां तक ऐसे करके आपके पास ऐसे हो जाएगी। ये हमने वो टाइम निकालना है, ठीक है जी। अगर हमें टाइम निकालना होता कि ट्रेन बस इस के पैरेलल आ जाए, ठीक है, इसको क्रॉस करे, यानी क्रॉस का मतलब है कि हम नॉर्मली यही कहते हैं ना कि इसको क्रॉस करे या क्या कहते हैं, पास करना, जो भी है, इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाए, ठीक है। तो उसको करने के लिए फिर हमें ये 20 को शामिल नहीं करना पड़ेगा, जब कंप्लीटली इसको पास करने तब शामिल करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके लिए जाहिर सी बात है हमने क्या निकालना है, हमारे फॉर्मेट S इज इक्वल टू, हमें क्या फार्मूला के बना है, S इक्वल टू VT होता है, टाइम निकालना है तो T इज इक्वल टू S ओवर V, और ये S कितना हमने निकाल लिया 260 मीटर है, डिवाइडेड बाय स्पीड। ये कौन स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड होगी। कौन स्पीड होगी, रिलेटिव, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो मैंने क्या बताया था, जब सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड्स का डिफरेंस लिया जाता है। ये यहां पर मैंने कंप्लीट आपको बताया था, यहां पर जिस तरह बताया था आपको, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड आपके पास जो आ जाएगी दैट इज, यानी यहां पर रिलेटिव स्पीड पुट कर देंगे और रिलेटिव स्पीड आपकी आ जाएगी, ये कितना है जी, ये आपके पास 45 किलोमीटर, ये 9 है, 45 माइनस 9 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और यहां पर वन मोर थिंग कि हमारे पास ये मीटर में है, ये तो लेंथ मीटर में गिवन है, तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आवर में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, इन 3600 सेकंड होते हैं। 2 0 कट गई और सिंपल कटे, 36 से कट गया आपके पास, तो यहां पर बल्कि 1 0 और आएगी, तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड ये रिलेटिव स्पीड आती है ट्रेन और पर्सन की। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यही रिलेटिव स्पीड हम यहां पर पुट कर देंगे, इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो टाइम हमारे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 26 सेकेंड्स। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। तो 26 सेकेंड इसमें है नहीं, तो इसमें एक ई ऑप्शन होना चाहिए था, 26 सेकेंड। अच्छा, अब जब नहीं है तो लेट्स एग्जाम में ऐसा सिनेरियो आता है तो क्या करेंगे, फिर उस केस में आप नोट करें कि जो ट्रेन की अपनी लेंथ थी, अगर उसको इंक्लूड ना करें, क्योंकि उसने कहा पास द ट्रेन, अगर बस उसको उसने टच करना है, उसको रीच करना है पर्सन को, तो तब हमें इस 20 ऐड नहीं करना पड़ेगा, तब सिंपल आपके पास कितना आएगा 240 मीटर। तो अगर तब उस केस में अगर हम 240 मीटर को डिवाइड करें 10 के साथ, तो 24 सेकेंड्स बनते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब रेलेवेंट आंसर वहां पर नहीं होगा तो फिर आपको 24 लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना है 26 सेकेंड, जो कि ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। एमसीक्यू नंबर 18 आपको खुश करने के लिए, खुश हो जाए, आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, सारे मुश्किल ही नहीं होते। तो हमने एक्स के लिए निकालनी है, तो भाई सिंपल या तो उसको पुट करके चेक कर लो एक्स, ये आंसर 10 किसका आता है। दूसरा ये है, देखें ये 10 की पावर -2x है, ठीक है, इज इक्वल टू 10 है। जब बेसेस सेम होती हैं, सेम हो तो पावर्स बराबर होती हैं। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इनको हम इक्वल कर लेंगे आपस में, बिकॉज बेस इज सेम, ठीक है। तो -2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इक्वल टू -1/2 विच इज -0.5। तो बी इज द राइट आंसर। इतना ही था इस क्वेश्चन के। एमसीक्यू नंबर 19 में आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, बल्कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। आपने निकालना है एडी कंप्यूट करना है। एडी ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, इसको हमने कंप्यूट करना है और इसको कंप्यूट करना जरूरी है कि इसका बेस का पता हो और परपेंडिकुलर का पता हो। अब एक चीज आप याद रख लें, ये मशहूर राइट एंगल ट्रायंगल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बने, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, और साथ वो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करे। यानी वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है, जो ट्रायंगल है 3 4 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। ये और इसके मल्टीपल्स भी हैं। मिसाल के ऊपर इसके मल्टीपल 2 से करें मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इसको 2 से करें 8 हो जाएगा, इसको करें 10 से हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई बाय 2 करने से बन गई, मल्टीप्लाई बाय 3 से करें तो आपके पास कितना हो जाएगा
9,8 बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। एक और राइट एंगल ट्राइंगल मशहूर है, क्योंकि देखे ना इसका स्क्वायर करो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 बनता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह 5, 12 और 13 ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके मल्टीपल्स भी राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का होता है 144। ऐड करें यही आता है। और इसके जो मल्टीपल्स हैं, लेट्स से 10 है और 2 से मल्टीप्लाई करें 24 है, 26 है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। 5, 12, 13 और 3, 4, 5 और मल्टीपल्स, बस सिंपल सी बात है। तो इसमें अगर हम नोट करें तो आपके पास जो है यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये एक मिसिंग है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो ए बी सी है, इसमें 12, 13 तो कितना आएगा 5 आएगा। यानी 13 का स्क्वायर ये 13 है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो 5, 12, 13 को पहले ही पता था। अब ये देखें कितनी है, ये 12 है और ये कितना है, ये 5 और ये ऐड करें कितना 9 बनता है। तो 5 ये 5 + 4 9, 9 12 है, तो पीछे क्या रह गया 15। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आंसर कितना आ गया 15। या आप ऐसा कर सकते हो कि 12 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो प्लस 9 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर रूट लो तो आपके पास 225 आएगा और स्क्वायर रूट लेने से 15 आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है। पहले आप पाइथागोरस थ्योरम में लगाएं, ये परपेंडिकुलर निकालें, फिर इसको ऐड करें, ये साइड है, ये साइड है, इस साइड को निकालने के लिए दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर रूट आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका एक एप्लीकेशन है। एमसीक्यू नंबर 20, इसमें हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज 280 सेंटीमीटर क्यूब। What is the height of the block if the length is 8 and breadth is 5? तो सिंपल वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू वेड्थ इनटू ब्रेड्थ होता है ना। तो आपके पास वॉल्यूम 280 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, इज इक्वल टू क्या है, हाइट निकालनी है। सो हाइट इनटू लेंथ वो गिवन है 8 इनटू वेड्थ या ब्रेड्थ वो 5 गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा 8 5 और 40, या सिंपल आप डिवाइड भी कर सकते हैं। एच अगर निकालना है तो उसको जाकर डिवाइड करेंगे। देखें ये 8 आपके पास है, बल्कि इस तरह काम करते हैं, एच इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 8, ऐसे कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखें हम क्या करते हैं जी, हमारे पास ये आता है, ये 5 से चलो कटिंग कर लेते हैं, वैसे तो 8 से भी शायद हो जाए। 5 से करते हैं, 5 5 आ जाएगा हमारे पास, 5 5 25 और 3 और 60 ये आ जाएगा। और 8 को फिर से करेंगे, 8 7 856 होता है ना, तो ये इतने आपके पास सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल असूल है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट या ब्रेड्थ इनटू लेंथ इनटू हाइट। एमसीक्यू नंबर 21 में आपको मैट्रिक्स गिवन है, 2D मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और इसमें एक्स निकालना है। तो सिंपल आपका ना ये मैट्रिक्स नॉर्मली इस फॉर्म में नहीं होता, ये आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, एक्स प्लस इस तरह का लिखा होगा। ये आपके पास पहली रो है, ये आपके पास दूसरी रो है, यानी 0 -9 है और 6 2 है, ये इस तरह करके लिखा हुआ है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, मैट्रिक्स है -1 और 0 ये फर्स्ट रो है और 4 6 सेकंड रो है। तो सिंपल क्या करना है आपने, इस मैट्रिक्स को जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने, बस। सब्ट्रैक्ट का मतलब कि -1 -0 -1 आएगी पहली रो में, -1 आएगा, और वो पहली रो में -1 सिर्फ ये लिखा है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक ये चीज होगी कि आपके पास आ जाएगा -1 और उसके बाद देखिए ये क्योंकि उधर जाके माइनस होगा 0, हम ऐसे करेंगे, मैं लिख कर भी लेता हूँ, तो 0 बल्कि लिख लेता हूँ -1 0 4 6 और ये माइनस हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा 0 -9 6 और 2। या अगर इसको प्लस हम कर ले तो ये प्लस बना देते हैं, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस। अब देखें 0 + 9 तो कितना आ जाएगा, -1 और 9 पहली रो बनेगी, और ये कितना बनता है 4 - 6 -2 बनता है, और 6 - 2 4 बनता है। तो -1 9 कहां पर है, यहां पर है, -2 4 ये है, तो डी इज द राइट आंसर। तो अल्टीमेट आपका ये आंसर है। तो यहां पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का इशू है, अदरवाइज क्वेश्चन अगर आया तो इस तरह का आपको गिवन होगा। एमसीक्यू नंबर 22 में देखें, ये आपके पास ए आपके पास सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ये सेट थ्योरी में से है, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले ए और बी का यूनियन लो, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, उसमें ए और बी के दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन हमने कोई रिपीट नहीं करना। देखिए 1 2 3 4 5 है, इसको इस तरह लिख लें 1 2 3 4 5। अब देखें 2 ऑलरेडी है, नहीं लिखेंगे, 4 ऑलरेडी है, नहीं लिखेंगे, 6 8 नए हैं, तो 6 और 8 को भी शामिल कर लेंगे। ये ए यूनियन बी निकाल लिया, और इसका हमने सी के साथ इंटरसेक्शन करनी है। तो सी क्या है, सी आपके पास ये है, तो इसको सी के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
ये हम करना चाह रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये हमने निकाले बेसिकली। तो कॉमन देखें 3 है, यस 3 है, 3 लिख देंगे। आगे क्या 4 है, 4 है, यस लिख देंगे। 5 है, 5 भी है, लिख देंगे। 6 है, यस लिख देंगे। बस ये यानी चारों एलिमेंट्स जो सी के हैं ए यूनियन बी के अंदर मौजूद थे। लेकिन ए यूनियन बी में 8 है, यहां पर नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसी तरह 1 यहां पर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स बस वही लिखने हैं। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारा 22nd क्वेश्चन भी हो गया। एमसीक्यू नंबर 23, एन इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब देखिए थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिक इन अ सेंस कि भाई इसका जो सोल्यूशन है ना, आपका ऑप्शन के सोल्यूशन से मैच करना चाहिए, वो आंसर होगा। इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि देखिए ये 5 है, ये 6 है, तो हम इस 6 को 5 के फैक्टर कैसे करते हैं, 5 1s are 5 करते हैं। कैसे करते हैं, 5 1s, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 into 1, ये इसके रूट्स आ जाएंगे x के। नॉर्मली तरीका क्या होता है, क्योंकि इसको ब्रेक करते हैं मिड टर्म ब्रेक ना, तो हम लिखते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट तरीका, आप देखें ना, माइनस 5x माइनस एक्स लिखोगे, उधर जाके प्लस 5 प्लस 1 बन जाएगा, बशर्ते कि x का कोएफिशिएंट 1 हो। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इंटू माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 5 इक्वल 0। तो देखें x माइनस 1 और x माइनस 5, यही मैं पहले कर रहा था, माइनस 5x माइनस x। तो 1 और इक्वल टू 0 करेंगे, 1 और प्लस 5 आपके पास रूट्स आ गए। अब हमने चेक करना है कि किस ऑप्शन के यही दो आंसर आते हैं। याद रखें कि लोग ज्यादातर इसको निगेट करेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, और एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दो आंसर देती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं है। अगर इनइक्वालिटी होती तो प्लस माइनस हम यहां पर लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्स एब्सोल्यूट की डेफिनेशन ये होती है, ये प्लस एक्स के बराबर होता है अगर एक्स पॉजिटिव हो या 0 के बराबर हो, और अगर एक्स नेगेटिव है तो इसका वैल्यू माइनस एक्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास माइनस 5 एब्सोल्यूट है तो इसका आंसर होगा माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या माइनस 5, यू विल गेट प्लस। तो दोनों केस में वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। जब नेगेटिव होता है तो जहां पर पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यू विल गेट पॉजिटिव आंसर। तो एब्सोल्यूट के दो आंसर होते हैं। तो x माइनस 3, अगर x माइनस 3 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो हम अगर एब्सोल्यूट को खत्म करें, इस जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा। हम यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वालिटी है। जब इनइक्वालिटी होती है तब हम यहां पर लिखते होते हैं। इनइक्वालिटी के केस में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस केस में हम यहां पर कभी भी नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ये बताऊंगा जब आगे कोई क्वेश्चन आता है। तो एनीहाउ इसमें हम लिखते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 2, पहला केस लेते हैं, प्लस 2, और अगला केस लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 2। यहां पर देखें तो माइनस 3 जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, और इधर जाके देखें x इक्वल टू 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो देखें इसके भी दो रूट्स आया, इसके भी दो सोल्यूशन आए, वो क्या है 5 1, ये बराबर आ गया कि नहीं आ गया। सो ए इज द राइट आंसर। इसकी बजाय कि आप इसको इग्नोर करें, इनको देखना शुरू करें, नहीं हो सकता। कैसे, इसको देखो, इसका क्या है, आपके पास माइनस 5x है ना, और ये 6 है, तो 6 के फैक्टर होता है 3 2s are 6, 3 2s are 6, तो माइनस 3x माइनस 2x, तो माइनस 3 और माइनस 2 यानी प्लस 3 और प्लस 2 आंसर आ रहा है, जो कि मैच नहीं कर रहा। इसका देखेंगे तो इसका तो फ्रैक्शन में आएगा, इसका भी फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, जब कोएफिशिएंट आपके पास ये नहीं होते ना, 1 नहीं होते, तो तब आपका एक फ्रैक्शन में आता होता है। तो दैट इज व्हाई ए इज द राइट आंसर। तो इसको बड़ा एहतियात से आपने सॉल्व। एमसीक्यू नंबर 24 में देखें तो हमारे पास आता है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम अकर इन अ गिवन डाटा। डाटा के अंदर जो आपके पास एक आइटम रिपीट हो रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये स्टैट के अंदर आपने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल 1 रेडियन इन अ सर्कुलर रीजन whose radius is 2 मीटर is। अच्छा, अब ये जो सर्कुलर रीजन आपके पास होता है, ये सर्कल लेट से आपके पास है, और इसका ये सेंटर है, तो जो सेक्टर बनता है ना, सेक्टर वो ऐसे बनता है कि आपके पास दो पॉइंट होते हैं बाउंड्री पर। लेट से एक ये पॉइंट है, एक आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इसको ए कह देते हैं, इसको ओ सेंटर है, ये बी है, तो इसको हम कहते हैं ए ओ बी को ये सेक्टर। यहाँ पर सेंट्रल एंगल थीटा बनता होता है, एंड थीटा इन रेडियंस। सेक्टर का जो एरिया का फार्मूला था उसको हाफ आर स्क्वायर थीटा कहा जाता है। हाफ आर स्क्वायर थीटा ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। किसका होता है, सेक्टर के एरिया। लो जी, हमारे पास 1 रेडियन है, तो थीटा वैसे ही 1 रेडियन है, हमने सिंपल रेडियस का स्क्वायर करना है, वो कितना 2 मीटर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 2s are 4, तो 2 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपके पास इसमें ये जो आपके पास सर्कल है ना, इसमें L इज इक्वल टू आर थीटा भी बड़ा मशहूर फार्मूला है। इसमें भी थीटा रेडियन में होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस,
L इज इक्वल टू आर थीटा या S इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें एट टाइम्स आपको लेंथ आर की, इसको आर्क लेंथ कहते हैं, यानी ये जो लेंथ है ए से बी तक, इसको L से डिनोट किया जाता है आर्क लेंथ। ये गिवन हो, रेडियस निकालना हो, थीटा गिवन हो, तो आप सिंपल आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा भी कर सकते हैं। अगर रेडियस निकाल लो, लेंथ निकालनी हो, तो इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हाफ आर स्क्वायर थीटा के साथ मैंने आपको ये भी बता दी। एमसीक्यू नंबर 26, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, अ टीवी कॉस्ट रुपीज 15,200, यानी डिडक्शन के बाद आपके पास टीवी की ये प्राइस आई। इट्स ग्रॉस वैल्यू इन रुपीज इज, ग्रॉस कहते हैं टोटल वैल्यू को जब डिडक्शन नहीं होती। एक होती है ग्रॉस और एक होती है नेट। जो नेट पे होती है या नेट अमाउंट होती है वो डिडक्शन के बाद होती है, तो ये नेट वैल्यू है। जो ग्रॉस है वो टोटल होगी जब ये 5% डिडक्शन नहीं हुई थी। क्योंकि डिडक्शन हो चुकी है तो इसका मतलब है अगर टोटल प्राइस 100% थी इस टीवी की 100%, और हमने 5% माइनस कर दिया उसमें से कमीशन, तो पीछे कितना रह गया 95%। यानी ये वाली जो प्राइस है, ये जो नेट पे है, ये 95% है ऑफ द टोटल वैल्यू जो कि ग्रॉस थी। तो ग्रॉस को अगर हम x ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि 95% ऑफ टोटल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू ऑफ टीवी इज इक्वल टू 15,200। ये बेसिकली ऐसे करना है आपने, क्योंकि 5% माइनस कर दिया, जो पीछे अमाउंट बची वो 95% बची किसकी, टोटल की, ग्रॉस वैल्यू की। तो x हमारी ग्रॉस वैल्यू है टीवी की, ठीक है। तो x निकाला हमने, तो कैसे निकालेंगे, 95% को क्या बोला, पर का मतलब ओवर, सेंट का मतलब 100, मल्टीप्लाई बाय अननोन वैल्यू क्या है, ग्रॉस वैल्यू x है टीवी की, इज इक्वल टू 15,200। अब यहां पर आपने x निकालना है, तो x निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर, 2 जीरो से 7 लग जाएंगी और 95 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 और 200, बल्कि ऐसे आ जाएगा, और ये 2 जीरो जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बेसिकली हो जाएगा 95। अब यहां पर चैलेंज काम क्या है कि अब आपको डिवीजन आनी चाहिए, यानी टेबल्स आने चाहिए। अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड हो सकता है, या 95 पूरे से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या दूसरा काम यह है कि जीरोस को हम अलग कर लेते हैं, जीरोस को अलग कर लेते हैं और कॉमन फैक्टर देख लेते हैं कौन सा फैक्टर है। देखिए 95 के टेबल अगर देखें तो 1 डिवाइड होता है, 5 डिवाइड होता है और 18.90। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 95, तो 19 से मे भी डिविजिबल हो, तो चेक करते हैं। तो जब 19 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, और 152 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 को अगर मैं करूं 10 से मल्टीप्लाई तो 190 बनता है, वो छोटा होता है 8 9 72, क्योंकि यहाँ पर देखें 2 लिखा हुआ है ना, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आएगा, तो 2 यहाँ पर आ गया, 7 कैरी आ गया, 8 और 7 15, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया जी 19 से। तो यहाँ पर हमारे पास जब हमने ये 152 को डिवाइड किया किसके साथ, 19 से, हमारे पास कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पर 8/5 और ये 4 जीरो वैसे ही लगी हुई थी। अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 से 16 5 80, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा 16 5 80, तो 16,000 रुपीज हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो टोटल देखिए ज्यादा है, टोटल अगर कम आया फिर आपका गलत है, इसका मतलब है, ठीक है। तो 16,000, क्योंकि ये वाले देखिए 14,000 लिखी हुई है, तो और 16,000 कितना आता है, पूरा 16,000 आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 16,000 कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा गया, तो ये एट टाइम्स हो जाता है इंटर टेस्ट के अंदर कि आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं लिखा जाता, ठीक है, ड्यू टू अनफॉर्सीन रीजन। एनी हाउ अनफॉर्चुनेट होगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। लेकिन ग्रॉस वैल्यू आपने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 95% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये रूल मैंने आपको बता दिया, दिस इज द रूल। अब एग्जाम में इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है आपको फिर 16,000 ज्यादा तो नहीं ले सकते, 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने इसमें चूज भी करना है, पहली बात इसको छोड़ दें क्योंकि पता नहीं क्या उसने निकाला हो क्या नहीं हो, तो आप सिंपल जो है ये कर सकते हो, ठीक है। ये वाला 15,960 ये उसके करीब बनता है, तो इसको आप मे बी टेक कर लें, अदरवाइज ये करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा 26 क्वेश्चन हो गया। एमसीक्यू नंबर 27 एक मशहूर एमसीक्यू और इजी भी है। इफ योर डेली इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम $60 to $72, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का सिंपल असूल ये है कि हमने परसेंटेज अगर इंक्रीज निकालनी है तो डिफरेंस ऊपर आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, तो कितना है 72 में 60 निकालें $12 बनता है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ये क्या है, ओरिजिनल, डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, हमेशा ओरिजिनल करेंगे, और वो कितना है $60 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय, बस दिस आंसर। तो ये देखें 0 0 से कट गया आपके पास, और 6 2s are 12, तो 2 10s are 20, 20% आ जाएगा।
तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या चेंज आएगा, ऊपर ऊपर क्या आएगा चेंज, अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। और परसेंटेज जो डिक्रीज होगा उसको कैसे करेंगे, ऊपर चेंज आएगा क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज का मतलब कि लेट से 72 से 60 हुआ है, तो फिर चेंज डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल है, क्योंकि उसमें डिक्रीज जब होता है ना आपके पास, जब डिक्रीज होता है तो पहले बड़ी वैल्यू होती है फिर छोटी होती है। तो जब हम परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट है, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं, परसेंटेज डिक्रीज आपने अगर निकालना है डिक्रीज, तो फिर जो चेंज होगा चेंज अगेन, क्योंकि 72 से 60 हुआ तो चेंज हुआ $12 का। ओरिजिनल अब क्या है, अब $72 ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100%, तो वो ऐसे फिर आप करेंगे, समझ आ गई ना। तो ये होता है दोनों का फार्मूला, ऊपर चेंज नीचे ओरिजिनल, बस ये सिंपल सा असूल आप याद रखो। सो इसका मतलब है कि इसमें आंसर कितना आ गया, ई इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन 27 भी हो गया। एमसीक्यू नंबर 28 अगेन सेट से आ गया और आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है यू और एक सी सेट गिवन है, हमने सी कंप्लीमेंट निकाला है। सी क्या कंप्लीमेंट, डैश को कंप्लीमेंट कहते हैं। तो सी कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो इस सी को, इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा उसमें सी सेट का नामो निशान नहीं होना चाहिए, यानी आंसर में 15-14 तो होने ही नहीं चाहिए ना किसी सूरत में, और इनको निकाल देंगे यू में से, बेसिकली इन एलिमेंट्स को निकाल दें, 14 को भी निकाल दें यू में से और 15 को भी निकाल दें, बस बाकी लिख दें 11 12 13, तो 11 12 13 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर। ये होता है कंप्लीमेंट लेने का तरीका कि यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट को वैसे निकाल दो, माइनस कर दो। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 29 सेकंड लास्ट एमसीक्यू हमारा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। अब जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, सारी साइडें क्या होती हैं जी, मैं स्क्वायर बनाता हूं यहां पर, इसकी सारी साइडें बराबर, और हर साइड को लेट से हम एस का नाम दे देते हैं, एस का। और पेरीमीटर होता है कि सारी साइडों को ऐड कर दो, बाउंड्री वाली, अगर कोई डायगोनल हो तो उनको ऐड नहीं करते, तो ये क्या होता है 4s आ गया, सम करो ना s प्लस s प्लस s, 4s इज इक्वल टू 8, ये लिखा हुआ है। एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, पहले एक साइड निकालो, 4 को जाकर डिवाइड करें तो 2 आपके पास सेंटीमीटर एक साइड आ गई। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, हम लेंथ इनटू विड्थ करते हैं बेसिकली, क्योंकि साइडें सेम है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज s का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर। ये जी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है कि सारी साइड्स को ऐड कर दो, एक्सटर्नल साइड्स को, नॉट इंटरनल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रेक्टेंगल गिवन हो, उसमें डायगोनल्स हो, तो इंटरनल साइड को ऐड नहीं करना होता, एक्सटर्नल को ही ऐड करना। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन फंक्शन, कहता है फंक्शन के अंदर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, तो हम डायरेक्ट को कैसे लिखते होते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, ये गिवन है हमें। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h, और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h का मतलब है h को न्यूमरेटर में आना चाहिए। Which of the following is an equation that satisfy these condition if x is proportionality constant? पहले हम दोनों को मिलाते हैं, so y प्रोपोर्शनल आ जाएगा k over h के, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें तो y is equal to x कांस्टेंट है ना, तो kx या x k over h आ जाएगा, ये आपके पास बनती है। और ये क्या बन रहा है, देखें k ऊपर होना चाहिए और h नीचे, k ऊपर है h नीचे, d इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। देखें अब इतने मैंने मेहनत की इन पर, अगर आप मेरी जगह होते, बिलीव मी, अगर आप मेरी जगह पर रखें अपने आप को कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और मैं एक स्टूडेंट हूं जो कि नेस्ट की या फास्ट की मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, नेस्ट का एनबीएस के अंदर बेसिक मैथ आती है, ठीक है, और बाकी भी जगह पर आती है, नेट के अंदर अभी आपकी आती है बेसिक मैथ वगैरह, और आप जो है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो क्या मुझे ये रियलाइज करना चाहिए कि यार ये बंदा बड़ी मेहनत कर रहा है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है ताकि हमारे नंबर ज्यादा आ जाएं, तो क्या आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, यानी आपका चैनल हो और मैं बैठा हूं, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि दो चीजें होती है ना, एक होता है टेम्परेरी फायदा उठाना के बस यार टाइम पास करते हैं, ये अपलोड कर रहा है हम देखेंगे और बस देख के टाइम पास हो गया, फिर तू कौन मैं कौन, ठीक है। इट इज अप टू यू, अगर आप क्रेडिट देना चाहते हो किसी को, ठीक है, उसकी मेहनत का, तो आप सब्सक्राइब कर, लेकिन सब्सक्राइब करके बाद में 10 दिन बाद आप माइंड चेंज करें, छोड़ो यार ये तो कुछ और कर रहा है, तो गोली मारो उसको, अनसब्सक्राइब करते हैं, फिर फायदा कोई नहीं सब्सक्राइब करने का। अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि यूनिवर्सिटी कंटेंट में अपलोड करता हूँ, बाकी चीजें भी बाय बाय करता हूँ, पॉडकास्ट वगैरह भी, तो अगर आप चाहते हैं कि फायदा हो रहा है तो आपको कर देना चाहिए, रेस्ट इज अप टू यू। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप करें ना करें, ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है। फकीराना है सदा कर चलो चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, ठीक है। तो
एनी हाउ हमारा काम है कि भला करना लोगों का, तू भला कर तेरा भला होगा, और फकीर की सदा क्या है। बेस्ट ऑफ लक। आज अगली वीडियो बनाना मुश्किल है क्योंकि इट टेक्स टू मच टाइम यार। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी टाइम लगाना पड़ता है। पहले मैं पीडीएफ बनाता हूँ क्वेश्चंस का, ठीक है, फिर मैं उनको सॉल्व भी करता हूँ ताकि मेरा कम से कम टाइम फिर जाया हो यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसको अपलोड करना। तो ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा और इसका क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएगा और नई वीडियो आएगी कल, ठीक है। सो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर दिल करता है तो, नहीं करता तो ना करें जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।